Hello and good morning, everyone. Welcome you back to our back of CA Intermediate Auditing Power, and which we were talking about. Chapter number 2 की बातें कर रहे थे दोस्तों हम लोग. ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम पर आ गए थे. थ्योरी डिस्कशन था और उसी को आगे बढ़ाते हैं. सबसे पहले हमने देखा भाई ऑडिट प्रोग्राम अल्टीमेटली होता क्या है. तो प्रोग्राम में हमने देखा कि हम लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन के स्टेप्स देते थे. इसमें पूरी इंटर रिलेशनशिप होती है. हर स्टेप क्लियरली शो किया जाता है किससे क्या करना है, और फाइनली कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के असर्शंस को कब कहाँ कैसे चेक करना है, ये सारी की सारी चीज़ें दी जाती है. तो इसमें स्टेप्स ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स होंगे ताकि एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिल जाए किसको, हमारी टीम को, कि क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं और आपको ऑडिट में क्या टेक्निक्स अप्लाई करनी. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था. तो इसके कई सारे रिलेटेबल पॉइंट्स थे जो हमने ABCD करके देखे. सबसे पहले एक ही ऑडिट प्रोग्राम इसलिए नहीं होता क्योंकि नेचर साइज बिजनेस का सबका अलग अलग होता है. एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स कंपनी में अलग अलग होगी. एक हो सकता है कि प्रोसीजर जो एक बिजनेस के लिए सूटेबल हो दूसरे के लिए ना हो. प्लस ऑडिटर भी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है अलग अलग ऑडिट्स में. हम देखा था क्या डिटेल इंक्लूड करना है. तो बेसिकली जो भी काम करना है वो सब कुछ यहाँ पर आना चाहिए. स्पेसिफिक, जनरल, हर तरह का. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्कार. आ जाइए दोस्तों, एक लोग स्वागत है आप सभी का एक बार फिर. चलिए आगे गुड मॉर्निंग कर दीजिए. हमने देखा कि असिस्टेंट को एक ओपन माइंड रखना है. क्यों? क्योंकि नेचर साइज ऑफ बिजनेस के बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, उसको अपने प्रोग्राम को समय समय पर चेंज करना पड़ सकता है. जैसे इंटरनल कंट्रोल पता पड़ेंगे, उसका जिस तरह का स्कोप होगा, उसका प्रायर एक्सपीरियंस जो उसने पहले प्रोग्राम बनाए होंगे, काम किया होगा, जो इंस्ट्रक्शंस उसके सीनियर्स ने दिए होंगे, ये सब चीज़ों से क्या होगा, उसके प्रोग्राम में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ओपन माइंड चाहिए. देन हमने डिस्कस किया प्लानिंग, सुपरविजन, रिव्यू टीम. ये नहीं. देन हमने डिस्कस किया इसके बाद में कि प्रोग्राम को हमें पीरियडिकली रिव्यू करना पड़ता है. ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे आप ऑडिट करोगे नई चीज़ें आपके सामने आएगी, तो इस कारण से आपको रिव्यू करना पड़ेगा. यहां तक हमारा डिस्कशन हो गया था. दिस इज व्हाट आई गेस 3D तक. अब आ जाते दोस्तों अपन 3E से अपना डिस्कशन शुरू करते हैं. चलिए सागर भाई की किताब आपको लेना पड़ेगी, कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम. आइए कैसे बनाया जाता है आप बताओ. कल ही अपन ने डिस्कस किया था, बनाना शुरू कब से होगा. जैसे ही पिछले साल का ऑडिट खत्म होगा वैसे ही इस साल के ऑडिट के प्रोग्राम में हम देखेंगे क्या बदलाव करने की जरूरत है. क्योंकि हमारे पास पिछले साल का ऑडिट खत्म हुआ है तो प्रोग्राम एक बना हुआ तो है ही, अब उसे अपडेट ही करना है. देन reconsideration is based on auditor's review of internal control, preliminary evaluation and compliance or substantive procedure. बोले तो जैसे जैसे आप प्रोसीजर्स लगाओगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा क्या चीज़ें चेंज हुई है या हमने जो सोची थी उससे क्या अलग है. अकॉर्डिंगली आपको प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा. बताओ सागर क्या चाहते हो. बोली लगाई जाए आज. क्या लगता है तुम्हें, क्या कॉस्ट सही लग रही है. मुझे लगा जो अभी ड्रोन चार्ट की कॉस्ट है वही बहुत कम है. देखिए, तो हमारा रिकंसिडरेशन डिपेंड करेगा रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे. प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन, जब हम ऑडिट शुरू करते हैं तो एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करते हैं, कंट्रोल का टेस्ट करते हैं और टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाते हैं एज सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स. तो इसके रिजल्ट से जब आप डेवलप कर रहे हो ऑडिट प्रोग्राम तो हो सकता है कि आप इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट के कंट्रोल्स पे रिलाई करो, अनलेस आपको लगता है कि बिना उस पर रिलाई किए या चेक किए भी ऑडिट किया जा सकता है. ऐसा नॉर्मली कब होता है, जब नंबर ऑफ आइटम्स बहुत कम होती है. तब अपन बोलते हैं क्या ही कंट्रोल चेक करना, अपन सीधे ही टेस्ट ऑफ डिटेल लगा. जैसे बिजली के बिल कंपनी ने पे किए हैं, तब उसमें क्या कंट्रोल चेक करोगे कि बिल आया तो क्या अप्रूव हुआ, क्या ऑथराइज हुआ, फिर पे हुआ, पे करने से पहले क्या क्रॉस चेक किया गया. सीधे देख लो बिल कितने रुपए का है, पेमेंट कितना हुआ है, क्रॉस चेक किया, खत्म किया, आगे बढ़ गए. तो कंट्रोल्स चेक करना ज़रूरी नहीं है. आपको लगता है तो आप कर सकते हैं. आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए कि प्रोसीजर का टाइमिंग क्या होगा, किसी की मदद लगेगी, असिस्टेंट कौन होंगे, इंटरनल ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर, एक्सपर्ट्स, किन की मदद लगेगी. प्रोग्राम बनाते समय दोस्तों ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं. नॉर्मली आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रोसीजर्स लगाते समय,
लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है कि फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, जैसे कि इन्वेंट्री या कैश का काउंट आप प्रेफर करोगे ईयर एंड पे ही करने का, तो इसके लिए आपको प्रोग्राम में वहाँ पे किसी प्रकार का कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो आप ध्यान रखना, प्रोग्राम में बाकी चीज़ें हो सकता है आप डिसाइड करो कि हम आगे पीछे कर सकते हैं, बट ये कुछ चीज़ें जो आप आगे पीछे नहीं कर पाओगे। इसके ऊपर ही मात्र एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऑडिट प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल बट देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स वेयर ऑडिटर कैन नॉट हैव फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट आर दे? वील हैव टू मेंशन दिस। तो दोस्तों आ जाओ वापस से, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम की बात अभी चल रही है अपनी, पहले अपन उसे कंप्लीट करेंगे फिर उसको रिवाइज करेंगे। तो जब भी आप प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है? सबसे पहली बात, आप उतना ही प्रोग्राम बनाना जितना आपका स्कोप है, और आपके ऑडिट में कुछ लिमिटेशंस इम्पोज्ड है। लिमिटेशन जैसे कि ब्रांच ऑडिटर है हमारे पास, तो लिमिटेशन नहीं है पर हमें फालतू में चेक थोड़ी ना करना ब्रांच को। लिमिटेशन एज इन ब्रांच ऑडिटर एग्जिस्ट, हालांकि हम चाहें तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन हम ज़रूरत पड़ेगी तो ही जाएंगे, नहीं तो क्यों जाएंगे। तो पहले आप ये पता कर लो भाई आपका स्कोप क्या है, लिमिटेशंस क्या है। उसके बाद में राइटिंग में ऑडिट प्रोग्राम बनाइए। और प्रोग्राम मतलब क्या होता है? पी फॉर प्रोग्राम, पी फॉर प्रोसीजर्स। आपको सारे प्रोसीजर्स लिखना है जो आपको प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए फॉलो करना पड़ेंगे। वो सारे प्रोसीजर्स ही अल्टीमेटली प्रोग्राम है। बेटा आज ऑर्डर करोगे तो आज ही डिस्पैच करवा देंगे फटाफट। देन डिटरमाइन द एविडेंस reasonably available and identify the best evidence for deriving the necessary satisfaction। तो एक लॉजिकल सी बात है कि सबसे पहले अपन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? प्रोसीजर क्या लगाना है। प्रोसीजर लगाएंगे तो फिर उसके बाद अगली बात क्या आएगी? प्रोसीजर से क्या मिलेंगे? एविडेंस। तो एविडेंस आप कौन से प्रेफर करोगे? जो सबसे ज़्यादा रिलायबल हो, बेस्ट हो और आसानी से मिल जाए। ये बिल्कुल वैसी बात है कि भाई आपको घर से निकल के कोई सामान खरीदना है तो आप कहाँ से खरीदोगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर सामान बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है या ज़्यादा हम चूजी नहीं है तो आसपास की दुकान से। तो किराने का सामान लेना है तो जो पास में दुकान है वहाँ से लेंगे। तो इसी तरह से ऑडिटर भी कन्वीनियंस देखता है कि अगर रिलायबल ऑडिट एविडेंस कम मेहनत में मिल जाए। जैसे कि इंस्टेड ऑफ चेकिंग बिजली के बिल का प्रोविजन मार्च के महीने का किस तरह से बनाया गया है, क्या सोच के बनाया है, कंपनी के पास्ट एवरेज बिल्स क्या है, वो बोलेगा बेहतर है कि मैं देखता हूँ अभी मैं ऑडिट खत्म होते होते अप्रैल तो ही गया है, तो बिल आ ही गया होगा अप्रैल में, एक्चुअल बिल मंगा लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि मार्च का प्रोविजन सही है या नहीं। क्यों मैनेजमेंट से पूछो कि तुमने प्रोविजन क्या सोच के बनाया होगा, सीधे बिल से ही कंपेयर कर लेता हूँ। तो जब मेरे पास कोई आसान तरीका है तो आई रादर प्रेफर टू यूज दैट आसान तरीका रादर देन एनीथिंग एल्स। देन आप सिर्फ उन्हीं स्टेप्स और प्रोसीजर्स को लगाओगे जो आपको लगता है आपके वेरिफिकेशन पर्पस के लिए यूजफुल है। ऑब्वियस सी बात है, कोई बोलने की बात है क्या? इसका मतलब हम सिर्फ रेलेवेंट प्रोसीजर्स लगाएंगे और हम वो प्रोसीजर्स लगाएंगे जो हमारे लिए रिलायबल ऑडिट एविडेंस दिलवाएंगे और कन्वीनियंटली लग सकते हैं। इंक्लूड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एरिया एंड सफिशिएंट डिटेल्स which serve as instructions for assistant involved in audit for controlling proper execution of it। मतलब क्या है? ये बोल रहे हैं कि आप ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स भी डिफाइन करते जाना हर एरिया में। ये असिस्ट करेगा आपके असिस्टेंट को। जैसे एक स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, आप मुझे बता सकते हो बेटा कि स्कूल के एनुअल फंक्शन का उद्देश्य क्या होगा? कि एक शानदार परफॉर्मेंस रेंडर किया जाए जिससे कि ऑडियंस इज इंस्पायर्ड, आई मीन एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, जॉ ड्रॉपिंग परफॉर्मेंस नहीं। तो जब हमने स्कूल का एनुअल फंक्शन प्लान किया था तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी ये सोचा हमने। उसके बाद हमने क्या किया, उसका प्लान बनाया और फिर प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम में माइन्यूट डिटेल्स आ गई कि इतनी बजे ये वाला फंक्शन होगा, इतनी बजे ये वाला परफॉर्मेंस होगा, ये होगा, इसमें ये आदमी पहले आएगा, एंकरिंग करेगा, ये बोलेगा, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस में एक आदमी यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, लाइटें बंद होंगी, चालू होंगी, सब कुछ डिटेल में प्रोसीजर डिफाइंड है। लेकिन जो कोऑर्डिनेटर था उसको एक चीज़ बोल दी गई कि एक चीज़ का ख्याल रखिएगा आप,
The objective of this performance is participation of maximum students, and the second objective is to create a wonderful performance. ना कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वंडरफुल परफॉर्मेंस, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पार्टिसिपेशन। तो कभी किसी कारण से ऐसा हो कि प्रोग्राम थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, खिंचा जाए, कुछ हो जाए, तो चाहे जो हो जाए, जनता उठ के जाने भी लग जाए, तो भी आप किसी भी केस में कोई भी परफॉर्मेंस को कैंसिल नहीं करोगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, पार्टिसिपेशन है। तो जैसे होता है महिला संगीत, आप लोगों ने वेडिंग्स में देखे होंगे, तो उसमें हमारा उद्देश्य क्या है, हमें ऑडियंस को वाव करवाना है, या हमें दिखाना है कि भैया देखो हम भी लोकल अंबानी है, या आपको ये बताना है कि भैया हमारे परिवार के जितने जनों के परफॉर्मेंस है वो सब प्रेजेंट किए जाए। तो ये सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव अनुसार आपको क्या करना है, काम करना है। तो इसलिए आप अपने इनफैक्ट टीम मेंबर्स को ऑब्जेक्टिव्स भी बता दीजिए। क्या क्या जगह गड़बड़ हो सकती है, प्रीएम्प्ट करें, कोशिश करें प्रॉब्लम्स कहाँ आ सकती है, और उन सबको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, और कोऑर्डिनेट करें प्रोसीजर्स जो लगाने की ज़रूरत है तो रिलेटेड आइटम्स। इसका मतलब क्या है, एज एन इंटरकनेक्टेड आइटम्स क्या क्या हो सकती है उसके ऊपर आप कोऑर्डिनेशन करें। जैसे कि आप सपोज कह रहे हैं कि भैया आप इन्वेंट्री चेक कर रहे हैं, तो हो सकता है इन्वेंट्री में आप रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स के साथ साथ पैकिंग मटेरियल की भी इन्वेंट्री चेक कर लो, या कुछ ऐसी भी इन्वेंट्री हो सकती है आपके पास विच इज गुड्स हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट, जो इन्वेंट्री में नहीं आ रही है पर उसमें रखी हुई है। तो ये सब कोऑर्डिनेट कर लेना कि वो सब भी साथ में कैसे चेक करना है, क्या चेक करना है। तो ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, व्हाट पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन। एग्जैक्टली क्वेश्चन इसी नाम से बनेगा। तो याद कैसे करना है, 7 पॉइंट हमें जो कंस्ट्रक्शन के दौरान ध्यान रखने हैं। तो अब आप ऑडिट प्रोग्राम में 2 चीज़ें पढ़े दोस्तों। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, कंस्ट्रक्टिंग, और फिर क्या पढ़ा, पॉइंट्स टू रिमेंबर इन कंस्ट्रक्टिंग। पहला पॉइंट है अपन कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे ऑडिट प्रोग्राम। तो कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम कब शुरू होगा, ये तो जैसे ही पिछला ऑडिट खत्म होगा वैसे ही शुरू होगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें रिकंसिडर करना है क्या, इंटरनल कंट्रोल, प्रिलिमिनरी रिस्क असेसमेंट जो हमने पहले किया था, ऑडिट प्रोसीजर्स जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने, कंप्लायंस, सब्सटेंसिव, ये सब। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन इंपॉर्टेंटली डिसाइड करेंगे इंटरनल कंट्रोल पर कितना रिलाई करते हैं, क्योंकि उससे आपके काफ़ी कुछ चेंज हो जाएंगे ऑडिट प्रोसीजर। इसके अलावा ऑल्सो यू शुड चेक क्या क्या टाइमिंग है और क्या अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेस की, स्टाफ की, असिस्टेंस की, अदर्स की। प्लस कुछ जगह फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कुछ जगह फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। ऐसे आपको दोस्तों है ना क्या करते जाना है, पढ़ने के साथ साथ इस तरह से कीवर्ड्स लिखते जाना है साइड साइड, ताकि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको सिर्फ कीवर्ड्स रिवाइज करने हैं और इससे ही अपना काम जाएगा। तो मतलब ये हुआ, समझ में आया आपको कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम में अपने को क्या लिखना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कब होगा, जैसे ही पिछला ऑडिट खत्म होगा शुरू हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, तो हम प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ रिस्क हमने जो किया था, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर रिकंसिडर करेंगे, कुछ बदलना है क्या इन सब में। देखेंगे इंटरनल कंट्रोल पे कितना रिलाई करना है, कितना चेक करना है। देखेंगे क्या अवेलेबिलिटी है हमारे पास रिसोर्सेज की, असिस्टेंट की, एक्सपर्ट्स की, और टाइमिंग कौन से प्रोसीजर का क्या है। कुछ जगह फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ जगह नहीं। लेकिन प्रोग्राम बनाते समय हमें 7 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा क्या स्कोप है, हमारी क्या लिमिटेशंस है, उससे शुरुआत होगी प्रोग्राम की। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, राइटिंग में प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें डिटेल में प्रोसीजर्स लिखेंगे, यही प्रोग्राम होता है। एविडेंस वो लेंगे जो इजीली अवेलेबल हो और मोस्ट रिलायबल हो, और सिर्फ रेलेवेंट प्रोसीजर्स लगाएंगे, फालतू के नहीं लगाएंगे। हम हमारी टीम को प्रोसीजर्स जहाँ जहाँ एरिया के लगा रहे हैं ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, किस उद्देश्य से हम ये प्रोसीजर लगा रहे हैं, ताकि उनको प्रोसीजर लगाने में और ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आसानी हो। जितना हो सके कोशिश करेंगे गलतियों को पहले से फोर्सी करने की, ताकि प्रोग्राम में इनबिल्ट की जा सके, और इंटरकनेक्शन रखेंगे ताकि एक लॉजिकल फ्लो में हमारा ऑडिट हो सके। अल्टीमेटली आप ये जो ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं दोस्तों, ये सब आप अल्टीमेटली क्यों बना रहे हैं, ताकि आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल सके, जिससे के आधार पे हम ओपिनियन दे सकें। ऑडिट एविडेंस में भी डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर इन अराइविंग एट कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड।
एविडेंस का मतलब क्या है ये समझाना पड़ेगा तुमको। तो दोस्तों मैंने एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजा मेरे डेटर को कि डेटर मुझे तुमसे 5 लाख रुपए लेना है, कंफर्म करो, ऐसा राइटिंग में उसको लेटर भेजा और उसने मुझे कोई जवाब नहीं। मैंने फॉलोअप लेटर भेजा, डेटर मैंने तुम्हें कंफर्मेशन लेटर भेजा था, प्लीज कंफर्म करो। उसका फिर भी जवाब नहीं आया। आप बताइए कि आपको ऑडिट एविडेंस मिला या नहीं मिला। एक तरीका हो सकता है कहने का कि हाँ मिल गया, कि डेटर मौजूद ही नहीं है। एक तरीका ये हो सकता है भाई जवाब आया ही नहीं, तो हम कैसे कंक्लूड करें। तो अगर आप इसके बेसिस पे कंक्लूड कर रहे हो कि भैया डेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फेक डेटर है, हमें तो पहले ही लग रहा था और ये चीज से प्रूव हो गया, तो ये ऑडिट एविडेंस है। पर अगर आपको लगा कि नहीं यार ये डेटर से शायद ये जवाब नहीं दे रहा है क्योंकि इसकी कोई लीगल मैंडेट तो है नहीं जवाब देने की, तो हम दूसरे तरीके से इसके एविडेंसेस गैदर कर लेंगे। तो हम बोलेंगे ये वाला हमारा तीर खाली चले गया, यानी ये प्रोसीजर कोई काम नहीं आया। तो बेटा ऑडिट एविडेंस किसे कहते हैं? वो इन्फॉर्मेशन जिस पे आप रिलाई करते हो अपने ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए। इन्फॉर्मेशन यूज बाय ऑडिटर एट अराइविंग कंक्लूजन और ओपिनियन जिसके ऊपर बेस्ड है, सिर्फ उसे ऑडिट एविडेंस कहते हैं। तो पहले तो आप ये समझा दो कि ऑडिट प्रोग्राम इज डिजाइन टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। तो व्हाट डू वी मीन बाय ऑडिट एविडेंस, ये पहला पॉइंट हो गया। अब ऑडिट एविडेंस आपको कहां से प्राप्त होता है? ऐसे 500 कहता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड से भी मिलता है, प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्लस अदर इन्फॉर्मेशन भी। अदर इन्फॉर्मेशन यानी कि थर्ड पार्टी एक्सपर्ट, कंपनी के लॉयर, यहाँ सबसे भी मिल सकता है। अल्टीमेटली इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे? ओपिनियन बनाएंगे। सबसे अच्छा एविडेंस क्या है वो डिपेंड करेगा वो कितना एक्यूरेट है, और ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा हमारे खुद के नॉलेज के ऊपर। हमारा मेन टास्क है कि हम ये डिसाइड कर ले कि भैया हमें एविडेंस किस तरह के चाहिए प्रोग्राम बनाने से पहले, ताकि हम प्रोग्राम ऐसे बनाएं कि हमें वो एविडेंस मिल पाए। क्योंकि ट्रांजैक्शन अलग अलग होते हैं, प्रोसीजर पिछले नॉलेज पे हमारे डिपेंड करते हैं। एविडेंस जो आसानी से अवेलेबल होगा इसके आधार पे हम क्या करेंगे? हमारा प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। तो जैसे अगर किसी कंपनी में सेल्स चेक करना है, तो आप बताइए सेल्स कैसे चेक करोगे? तो एक रेस्टोरेंट की सेल्स चेक करने का तरीका क्या होगा? तो भैया जो बिल बना है सिस्टम में, वो इनवॉइस को हम कंपेयर करेंगे मेनू कार्ड से, उससे प्राइस लिस्ट चेक कर लेंगे, तो हमें इनवॉइस मिल गई, प्राइस लिस्ट मिल गई। इसके अलावा और क्या हो सकता है? मे बी आपका पेमेंट आ गया है तो ये प्रूफ हो सकता है। मे बी KOTs होती है, किचन ऑर्डर टिकट्स। जब भी कोई क्लाइंट ऑर्डर देता है रेस्टोरेंट में आके, तो हम उसकी एक पर्ची बनाते हैं, उसके बेसिस पे बिल होता है, वो हो सकता है। मे बी हम कंफर्मेशन ले सकते हैं थर्ड पार्टी से कि भैया आप आए थे और इतने का खाना खाया था या नहीं, तो क्लाइंट से डिस्कशन। फॉरवर्डिंग नोट्स टू क्लाइंट यानी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये क्या कह रहा है कि भैया एक ऑडिट प्रोग्राम जब आप कर रहे हो क्रिएट, तो आपको ऑडिट एविडेंस के लिए ही प्रोग्राम बना रहे हो, तो एविडेंस अलग अलग तरह से मिलने हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा एविडेंस बेस्ट है। दैट इज समथिंग विच यू हैव टू डिसाइड। तो कैसे लिखोगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कि ऑडिट ऑफ एविडेंस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑडिट प्रोग्राम, व्हाट थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड। संभालेंगे सबसे पहले ऑडिट एविडेंस क्या है ये बताएंगे, कहाँ कहाँ से मिल सकता है एविडेंस ये बताएंगे, इसी के बेसिस पे हमारा ओपिनियन बनता है ये बताएंगे। सबसे अच्छा एविडेंस कौन है ये डिपेंड करेगा आपके खुद के प्रोफेशनल जजमेंट। ऑडिटर के प्रोग्राम का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही एविडेंस गैदर करना है। अलग अलग सोर्सेज से ये गैरी किया जा सकता है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम कहाँ से इसे गैरी कर पाएंगे। चलिए कुछ एरियाज बताइए सर, ऐसी फील्ड्स जहां से हम ऑडिट एविडेंस पिक कर सकते हैं। व्हाई नॉट? तुमने पूछा है तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। एविडेंस कहाँ से मिल सकता है सर? एक तो एविडेंस मिल सकता है, चलो कोई एक एग्जाम्पल ही पिक कर लेते हैं एविडेंस का। हमें सेल की है हमने, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑफ गुड्स, उसका एविडेंस क्या हो सकता है? तो एक तो डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन हो सकता है, किस चीज़ का? इनवॉइस में भी आपने कुछ तो जैसे आज किसी बच्चे ने बात करी कि सर ड्रोन चार्ट आज ऑर्डर करेंगे तो कब डिलीवर हो जाएगी। मैंने कहा भैया आप ही करोगे तो आती एकदम सुपर फास्ट कुरियर सर्विस से डिलीवर हो जाते हैं, परंतु ये डिपेंड करता है आप कौन से शहर में, मेट्रो में है तो शायद एक दिन में भी मिल जाए, दूसरी जगह हो सकता है 4 से 5 दिन भी लग जाए। आप फास्ट की सेल बुक सेल करिए, उसका ऑडिट कर रहे हो, आप सीए बन गए, उसके बाद फास्ट के ऑडिटर बन गए हो, बुक सेल्स का ऑडिट कर। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आप क्या देखेंगे? सबसे पहले तो आप इनवॉइस देख सकते हो, इनफैक्ट जो वेबसाइट पर ऑर्डर आया होगा आप वो देख सकते हो। अपन ने डिस्पैच किया होगा तो जो कुरियर डॉक्यूमेंट होगा जो कंपनी का अपन ने डॉकेट बनाया होगा वो चेक कर सकते हो।
आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो कि स्टॉक बुक्स का कितना है, क्योंकि अगर सेल सही है, परचेज सही है, तो स्टॉक सही होना चाहिए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। आप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स और एम्प्लॉयज से स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन ले सकते हो। किस बारे में? कि भैया आपका प्रोसेस ऑफ सेल क्या है, स्टॉक कहाँ कहाँ रखा जाता है, स्टॉक रिटर्न्स कैसे मैनेज किए जाते हैं, तो ये सब आप उनसे समझ सकते हो। थर्ड पार्टी के एक्सप्लेनेशन ले सकते हो, यानी आप होए चाहे तो कस्टमर से भी कंफर्मेशन ले सकते हो कि क्यों आपने ऑर्डर किया था, कि आपको बुक मिली है क्या। अरिथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है ऑडिटर, जिसका मतलब क्या है, आप एक एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी लगा सकते हो कि भैया कितनी नंबर ऑफ बुक्स हमने प्रिंट करी, प्लस माइनस स्टॉक क्या है हमारा, इनटू प्राइस पर बुक क्या है, इसके बेसिस पे सेल क्रॉस चेक कर ले। स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक, आप ये देख सकते हो कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स और इंटरनल चेक कैसे है। जैसे कि क्या फास्ट पे ही फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, लेट्स से ऑर्डर कौन रिसीव करता है, डिस्पैच कौन बनाता है, और इनवॉइस कौन बनाता है, नॉर्मली अलग अलग लोग होंगे, तो आप ये कंट्रोल समझ सकते हो। अलग अलग अकाउंटिंग डेटा की इंटर रिलेशनशिप चेक कर सकते हो। जैसे कि बुक्स के केस में आपने जो बुक्स परचेज करी है और जो सेल करी है वो आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, जितनी परचेज हुई है उतने में से ही सेल होगी। सब्सिडरी और मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स मेंटेन देख सकते हो सकता है फास्ट का कोई सेल्स रजिस्टर होगा जो कि बुक्स का पार्ट नहीं, अलग से हम रिकॉर्ड करते होंगे कि भैया आज इतने इंटर ऑडिट के तो इंचार्ज डिस्पैच हुए, आज इतने रिसीव हुए, वो वेरीफाई कर सकते हो। बोर्ड मिनट्स वगैरह है, नॉर्मली ये कब लगेगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है सेल्स में, लेट्स से कोई आपके ऊपर पेंडिंग लिटिगेशन क्लेम या ऐसे कोई कॉपीराइट का क्लेम लगाया, आपने चेक करना है तो बोर्ड में क्या डिसीजन लिया इसके ऊपर। और सब्सिक्वेंट एक्शन, यानी कि क्या बाद में कोई सेल्स रिटर्न हमें दिख रही है या कोई कंप्लेन रिसीव हुई है जिससे मालूम पड़ रहा है कि हमें गुड्स रिसीव नहीं हुए, ऐसा कस्टमर ने बोला है। तो ये सब चीज़ें आपको मदद करेगी क्या करने में, डेटा गैदर करने। तो ऐसा नहीं है कि ऑडिट एविडेंस एक जगह से आएगा, मल्टीपल फील्ड है। आपकी जिम्मेदारी है ऑडिट प्रोग्राम में आप डिसाइड करोगे एविडेंस आपको कहाँ से लेना है, मल्टीपल फील्ड्स आपकी कौन कौन सी है। शाबाश। बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं, बहुत बढ़िया बेटा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में वी कैन डू बैंक स्टेटमेंट। थर्ड पार्टी के स्टेटमेंट्स कुड बी बैंक स्टेटमेंट। क्या गजब बात बोली है, शाबाश सृष्टि, वेल डन। चलिए अब अपन आगे आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, हम बोलेंगे हैं तू क्या हमें एग्जाम्पल देगा बच्चे, हमने इतने बड़े एग्जाम्पल बनाए, खड़ा उस 7 की खड़ा हूं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। क्या फायदे नुकसान है ऑडिट प्रोग्राम के? हे भगवान, इतना सारा पढ़ने के बाद अब ये भी देखना पड़ेगा कि इसके फायदे और नुकसान क्या है। बहुत फायदे। क्या फायदे? कुछ नहीं है यार, तुम्हारे असिस्टेंट को मालूम पड़ जाएगा कि भैया ये काम मेरे को करना है, कुछ छूटेगा नहीं। जो ऑडिट प्लान के फायदे थे वो सारे तरह के फायदे यहाँ भी हो सकते हैं। आओ देखते हैं। सबसे पहले तो असिस्टेंट को क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, मैंने बोला था ना सबसे पहले यही आना था। उसके बाद हमें क्या पता पड़ जाएगा, हमें पूरी कवरेज मिल जाएगी, कुछ छूटेगा नहीं, असिस्टेंट को असिस्ट करेगा। वाह क्या बात है। देन सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट, यानी कि आप क्या कर सकते हो, टीम सिलेक्शन और अलोकेशन, कि भैया जिससे जो काम होगा अपन उसको दे सकते हैं, ये अपने को पता पड़ जाएगा। आपको हमेशा क्या रहेगा, एक रिस्क रहेगा कि अगर आपने प्रोग्राम नहीं बनाया है तो फोमो रहेगा प्रोग्राम नहीं होने पे, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, कि हमसे कुछ छूट तो नहीं रहा है। फोमो अलग सेंस में यूज करते पर ठीक है। प्लस आपको एक अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश करने का फायदा मिलेगा, क्योंकि जो जो आपने ऑडिट प्रोग्राम में लिखा है असिस्टेंट को आप बोल देना, आर्टिकल को बोल देना, जैसे जैसे चेक करो आगे साइन करते जाना कि ये तुमने किया। फिर सुपरविजन और रिव्यू में इजी रहेगा, जो आपका पार्टनर है वो प्रोग्राम के अगेंस्ट में देखेगा प्रोग्रेस कैसी चल रही है। और फाइनली फ्यूचर ऑडिट्स या अगले ऑडिट्स में एक बेस बन जाएगा, आपको वापस से शुरुआत नहीं करना पड़ेगी, यू विल हैव अ बेस। तो वो बेस आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो अगले प्रोग्राम में। प्लस ये एक प्रूफ भी है दैट ऑडिट वाज डन वेल। तो कभी आपके ऊपर उंगली उठेगी भैया वो कंपनी का फ्रॉड हो गया, कंपनी में जिसका तुमने ऑडिट किया था, तुम बोलेंगे देख लो हमारा प्रोग्राम इतना डिटेल था, इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण फ्रॉड हुआ है।
तो ये सारे फायदे दोस्तों ऑडिट प्रोग्राम बनाने। सर नुकसान भी होंगे? हाँ बेटा बिल्कुल, क्यों नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, जब आप ज़्यादा क्लियर डिटेल में इंस्ट्रक्शन दे देते हो तो आदमी खुद की क्रिएटिविटी खत्म करके बोलता है जो दिया है बस वो खत्म कर देगा। इस कारण से रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल सी फीलिंग, हो सकता है कि आपके असिस्टेंट बहाना ले प्रोग्राम का कि भाई हमने तो जो लिखा था वो कर लिया, अब इसके अलावा हम क्या करेंगे सर, अब हमारी कोई गलती नहीं। ऐसे होते हैं ना लोग जो बोलते हैं अरे सर जो बोला वो कर तो दिया और क्या करेंगे, तो वही इनिशिएटिव नहीं लेंगे। और वही वाली बात है कि इनिशिएटिव खत्म हो जाएगा। तो चारों पॉइंट एक से रिलेटेड है कि रिजिडिटी आ जाएगी। क्या होता है, आपको लगता है आपका बॉस आपको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देता है तो फिर आप अपना दिमाग लगाना छोड़ देते हैं, हटा रहे आपने क्या करना है यार, कुछ भी करो। बोलता है ये किसने बोला था करने को, है ये क्योंकि हमने बोला जो बोलेगा वही करेंगे हम, कुछ करना ही नहीं हमारे दिमाग से। खत्म करो यार, अपनी क्या करना, 9 से 6 की नौकरी करो, 6 बजे घर आ जाओ, बस फिर उसके बाद मजे करो। इन सब प्रॉब्लम्स को दूर कैसे करेंगे सर, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा है ऑडिट प्रोग्राम का, तो डिसएडवांटेजेस के लिए तो नहीं पढ़ा है, प्रोग्राम तो बनेगा। तो ये डिसएडवांटेजेस कैसे एलिमिनेट किए जा सकते हैं एक अच्छे सुपरविजन से। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि भैया कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है और उसे पहले से दूर कर दो, प्रीएम्प्ट यानी कि पहले से दूर कर दो। रिसेप्टिव एटीट्यूड रखो, इसका मतलब कंसिडर देयर इनिशिएटिव्स, प्रमोट करो उनको कुछ बेहतर करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऑब्जेक्टिवली मैटर्स को देखो, खासतौर पे वो मैटर्स जो सुपरवाइजर को मिले। ऐसे बिहेव मत करो है तेरे को बोला था ना जो करना है बस वही कर, फालतू में इधर उधर क्यों देख रहा है। डोंट किल इनिशिएटिव, ये याद रखने का सिंपल सा तरीका है। आप बताइए आपके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सर पहला डिसएडवांटेज है इनिशिएटिव किल कर रहा है। दूसरा डिसएडवांटेज है एकदम रोबोट जैसी फीलिंग आ रही है, मैकेनिकल हो गया है। तीसरा है रिजिडिटी आ गई है। और चौथा है कि हमारे लिए ये एक स्केपगोट है, बचने का तरीका है। कैसे इसे दूर करेंगे, तो इनिशिएटिव को प्रमोट करो, इमेजिनेटिव रहो और साथ ही साथ में एक्सेप्ट करो, रिसेप्टिव एटीट्यूड यानी कि सुनो सामने वाले की, असिस्टेंट्स की, ओपन माइंडेड रहो। और इसी के साथ बेटा तुम्हारा क्या कंप्लीट होता है। चलिए देखिए देख लेते हैं। ऑडिटर प्लेसेस अप्रोप्रिएट प्लेस ऑन ईच वेट ऑफ एविडेंस। ऑल केस वन प्रोसीजर में नॉट बी बेस्ट, then it is dangerous to ignore audit evidence which is available, so you should normally know what is available in context of the transaction. ये सब क्या लिखा हुआ है, ये उस एग्जाम्पल से रिलेटेड है, ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड पॉइंट है कि आप एविडेंस एक्सेप्ट करोगे तो कौन सा और कौन सा नहीं। इसी के साथ दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है, जिसमें ऑडिट प्रोग्राम अपने आप में एक बड़ा डिस्कशन है, बहुत सारी थ्योरी है, अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। और इसी के साथ चैप्टर 2 खत्म करता है अपनी बात। हमने कल डिस्कस किया था, चैप्टर 3 हम बाद में देखेंगे। इसलिए दोस्तों अब आपको बुला रहा है एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 4 ऑडिट एविडेंस। इसके जैसा कोई नहीं। चैप्टर 4, 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट। ऑडिट एविडेंस में हमें क्या करना है, तो इंस्टीट्यूट ने प्राइमरली आपके अलग अलग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो हम प्राइमरली इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें आप ये समझ लो आपके ये सारे स्टैंडर्ड कवर हो जाएंगे। 540 आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए कवर नहीं होगा, 550 भी कवर हो जाएगा, 560 70 बाद में बात करेंगे। तो 540 इज नॉट इन कोर्स एस्टिमेट्स के ऊपर, और ये 610 इंटरनल ऑडिट पे है। इसके अलावा दूसरे स्टैंडर्ड आगे दूसरी जगह कवर हो। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ऐसे 500 से, जो है ऑडिट एविडेंस। ये बेसिकली बताता है कि भाई ऑडिट, एक बात बताओ दोस्तों, जज ओपिनियन कब दे पाएगा, जब उसके पास पर्याप्त एविडेंस होंगे जिस पर वो रिलाई कर पाएगा। तो जैसे जज ओपिनियन तभी देगा जब उसके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होंगे, वैसे ही ऑडिटर भी ओपिनियन तभी देगा जब उसके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है।
जिसके बेसिस पे वो रीजनेबल कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकता है अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन विच ही हैज टू मेक हिज ओपिनियन। तो इस पर्टिकुलर रीजन से एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम आ सकता है क्या? इस तरह की चीज़ें मिसिंग कभी पूछ ले तो भी अपन याद करके लिख नहीं पाएंगे, तो चांस कम है आप उसको इग्नोर ही करें, रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी में आएगा। तो ये जो ऐसे है, ये क्या कहता है, ये पूरा बात करता है ऑडिट एविडेंस आपको कितने एक्सेप्ट करने हैं, कितने इकट्ठे करने हैं। मतलब क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो। मुझे एक बात बताओ दोस्त, तुम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हो जिस कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में, उस कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में, और लेट्स से कंपनी के करोड़ों के प्रॉफिट है और उसने एक 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किसी शेयर में कर रखा है। उसकी बुक्स पे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स 5 लाख रुपीस। तुम इसे कैसे चेक करोगे? इसके लिए तुम ऑडिट एविडेंस क्या गैदर करोगे? तो सिंपल है, बस डीमैट में देख लेंगे ईयर एंड पे इतने शेयर्स है या नहीं है जितने कंपनी ने खरीदे। पर इसी की बजाय अगर मैं बोलूँ कि आपकी कंपनी के पास 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में, कैसे चेक करोगे? बस सर डीमैट में चेक कर लेंगे उतने शेयर्स है या। क्या सिर्फ डीमैट में चेक कर लेने से इतने शेयर्स है या नहीं है तुम्हें संतुष्टि मिल जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे डीमैट खाते में जो शेयर्स रखे हो उनमें से कुछ शेयर्स ऐसे हो जो तुमने किसी और से बोरो किए हो। हैं शेयर बोरो हो पाते हैं कि हाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में परमिशन होती है। ऐसा भी हो सकता है कुछ शेयर्स सोल्ड बट नॉट येट डिलीवर्ड हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शेयर्स के ऊपर कोई डिस्प्यूट चल रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने ये जो इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में, आपके इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा है पर डीमैट में कम है, और जितने डीमैट में आपने उतने ही दिखा रखे, बाकी आपने कोई दूसरे डीमैट अकाउंट में रख रखे हैं जो ऑडिटर को बताया नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपका नहीं है, आपके क्लाइंट ने आपको बोला था इन्वेस्ट करने के लिए और उसने पैसे दिए थे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस आपने सुनी, जिसमें हम लोगों के पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो हो सकता है आपके डीमैट में पड़े हुए दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये पैसा क्लाइंट का है। तो इतने बड़े अमाउंट में हमें बहुत सारी चीज़ें चेक करना है क्योंकि रिस्क बहुत बढ़ गया। तो इसके लिए ये स्टैंडर्ड कहता है कि भाई देखिए, ऑडिट एविडेंस ऐसा नहीं है कि एक एविडेंस एक पर्टिकुलर आइटम के लिए ऑडिट करने के लिए पर्याप्त है। यू हैव टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस। Sometime one evidence may be sufficient, sometime multiple evidence also may not be sufficient. In any case, we will only need evidences which are reliable. तो ये जो ऐसे है, ये कहता है कि भाई आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। ये पूरा ऐसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होता है, कैसे गैदर करना है, बस उसी के बारे में हमें क्यों चाहिए, ताकि हम रीजनेबल कंक्लूजन बना सके जिसके आधार पर हमारा ओपिनियन बनेगा। तो ऑडिट एविडेंस क्या है? कई लोग बोलते हैं जो प्रोसीजर हमने लगाया उसका आउटकम ऑडिट एविडेंस है। नहीं, ऑडिट एविडेंस जो प्रोसीजर के आउटकम जिस पे आप रिलाय कर रहे हो ओपिनियन बनाने के लिए, वो ऑडिट एविडेंस है। इट इज इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर इन ड्राइंग द कंक्लूजन ऑन विच द ओपिनियन इज बेस्ड, इज ऑडिट एविडेंस। एकदम लॉजिकली याद कराया मैंने आपको। क्या है? ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन विच इज यूज्ड बाय द ऑडिटर टू फॉर्म हिज ओपिनियन ऑन विच हिज ऑडिट ओपिनियन इज बेस्ड, इज ऑडिट एविडेंस। ये इन्फॉर्मेशन अभी अपन ने डिस्कस किया था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी हो सकती है और ये थर्ड पार्टीज या अदर जगह से भी इकट्ठी करी जा सकती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन में आपको कहाँ मिल सकती है? हो सकता है जनरल सब्सिडरी लेजर्स हो, आपके लेजर अकाउंट, जर्नल एंट्रीज, दूसरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट किए हैं, प्लस हो सकता है आपके मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स हो, वर्कशीट्स वगैरह कैलकुलेशन की, जैसे इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट शीट्स वगैरह। हो सकता है आपकी सेल्स इनवॉइस हो, कॉन्ट्रैक्ट हो। लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के मिनट्स, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लिया, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल मैनुअल, जो नॉन फाइनेंशियल डेटा है, बट ये भी आपके काम आ सकता है। तो अदर में अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो दिमाग क्या रखना, ये नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड जितने भी हैं वो सब अदर में आते हैं, और जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो सब आपके किस में आएंगे? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो कॉन्ट्रैक्ट में फाइनेंशियल बातें अगर की है कि भैया इतने पे परचेज होगा, ऐसा सब तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है। पर लेट्स से कोई जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट है तो अदर इन्फॉर्मेशन है। ऑडिट में दोनों ही काम में ली जा सकती है, ऐसा नहीं है कि हमसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, क्योंकि कई बार नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट होती है।
जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के मिनट से पता कर सकते हो कि कहीं कंपनी के ऊपर कोई पेंडिंग कोर्ट केसेस तो नहीं है, क्योंकि होते तो उस पर डिस्कशन होता। तो आपका उद्देश्य कोर्ट केस ढूंढना है, जिसके लिए आपने बोर्ड मिनट्स देखी। ऑडिट एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो इन्हें डिवाइड किया जाता है नेचर और सोर्स के आधार पे। नेचर के आधार पे ये 3 तरह के होते हैं: आंखों देखी, सुनी सुनाई और रिटर्न। सबसे ज्यादा रिलायबल होता है विजुअल, आंखों देखा। कईयों को लगता है डॉक्यूमेंटेड सबसे ज्यादा रिलायबल है, लेकिन नहीं। क्योंकि हो सकता है आपका दोस्त आपको मैसेज पढ़ा दे कि देख तेरी वाली मुझे मैसेज कर रही है, मिलने आओ मिलने आओ मिलने आओ। जबकि बाद में हो सकता है कि आप अगर फिजिकली जाके देखे तो उसने मिलने बुलाया और खूब धोया हमारे दोस्त को, ये बोल के कि हमको इतना पोक करता है, परेशान करता है, इसलिए हमने मिलने बुलाया, ये मिल हमारे भाइयों से। और क्या धुलाई हुई है उसकी। तो अगर हम देखी हुई बातों पर विश्वास करेंगे तो हम ज्यादा सुकून में रहेंगे, रादर देन सुनी सुनाई या। तो विजुअल सबसे ज्यादा रिलायबल होते हैं। सिमिलरली ऑडिट एविडेंस सोर्स पे भी डिपेंड करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे कि सेल्स इनवॉइस कौन बनाता है? सेलर। हा हा हा, क्या बात बताइए सर। तो ये क्या हो गया? पर परचेज इनवॉइस किससे आएगी? मैंने आपसे माल खरीदा है तो आप भेजोगे, तो ये मैंने नहीं बनाई है, आपने मुझे भेजी है, तो ये एक्सटर्नल है। इसलिए दोस्तों परचेज इनवॉइस ज्यादा रिलायबल है सेल्स इनवॉइस से, क्योंकि सेल्स इनवॉइस तो घर पे बन रही है, कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो नॉर्मली किस पे ज्यादा रिलायंस होता है? इंटरनल या एक्सटर्नल पे? एक्सटर्नल पे, लेकिन हर बार नहीं। जैसे एक कंपनी के लिए आप बताओ, आप एक कंपनी की बैंक अकाउंट चेक कर रहे हो, ज्यादा रिलायबल क्या है? उसकी कैश बुक में जो बैंक बैलेंसेस और स्टेटमेंट दिया है वो, या बैंक स्टेटमेंट, पासबुक? ऑब्वियसली पासबुक। क्यों? क्योंकि बैंक से आया हुआ थोड़ी ना मैनिपुलेटेड होगा। लेकिन अगर आप एक बैंक का ऑडिट कर रहे हो और एक बैंक के केस में कस्टमर का खाता है, तो वो कस्टमर का खाते के लिए आप क्या बैंक ने खुद ने जो स्टेटमेंट बना रखा है कस्टमर का, उस पर रिलाई करोगे, या कस्टमर को बोलोगे भाई तू भेज, तेरे हिसाब से तूने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता रखा है, उनसे हम चेक करेंगे? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हम क्या करते हैं, स्टेट बैंक के कंट्रोल ज्यादा रिलायबल होंगे रादर देन द कंट्रोल्स ऑफ द कस्टमर। तो यूजुअली क्या होता है दोस्तों, ऑडिट एविडेंसेस के कुछ नॉर्मल नियम होते हैं, जिनको आप ऐसा बोल सकते हो कि जनरली ऐसा माना जाता है। क्या बोलते हैं? जनरली ऐसा माना जाता है कि कौन से ऑडिट एविडेंसेस ज्यादा रिलायबल होते हैं। ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली ऐसा माना जाता है दोस्तों, जनरली, कि एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंसेस ज्यादा रिलायबल है। जनरली ऐसा माना जाएगा कि जो बाहर से मिला है वो ज्यादा रिलायबल है। सिमिलरली ओरिजिनल ज्यादा रिलायबल होगा, डॉक्यूमेंटेड ओरल से ज्यादा रिलायबल होगा। तो सर विजुअल क्यों नहीं लिखा है? एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, विजुअल एविडेंस की प्रॉब्लम, विजुअल एविडेंस की प्रॉब्लम ये है कि जब जितने समय आप देख रहे हो आपको उतने समय तक का ही एविडेंस मिलता है, और ऑडिटर हर समय हर जगह हर चीज देखने के लिए मौजूद नहीं हो सकता। तो हमारा मेजर ऑडिट डॉक्यूमेंटेड एविडेंस पे ही चलता है। अगर कोई एविडेंस हमें डायरेक्टली मिला है, डायरेक्टली मतलब कस्टमर से मैंने डायरेक्ट बात करी और मैनेजमेंट के थ्रू बात करवाई, कंपनी के लॉयर से डायरेक्ट बात करी, और या हमने मैनेजमेंट को बोला, मैनेजमेंट ने पूछ के हमें बताया, डायरेक्ट बात कर देती थी, तो ऑब्वियसली बात है हमारी रिलायबिलिटी डायरेक्ट कम्युनिकेशन पे ज्यादा होगी। और इंटरनल कंट्रोल्स आपके कैसे हैं वो भी अफेक्ट करेगी आपकी इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी को। इनफैक्ट ऐसा कहते हैं वैसे, आप इसके लिए एक निमोनिक यूज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। डी कोड, डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल्स कैसे हैं, ओरिजिनल है, डायरेक्टली ऑब्टेन्ड है, और एक्सटर्नल है या इंटरनल। तो ये जनरलाइजेशन है। नॉर्मली ऑडिटर क्या करता है, इसके बेसिस पे कंक्लूड करता है कि भैया कौन सा एविडेंस ज़्यादा रिलायबल है। हम हमेशा कोशिश करेंगे रिलायबल ऑडिट एविडेंस गैदर करने की। बट एक चीज़ समझो बेटा, रिलायबिलिटी के साथ साथ रेलेवेंस भी चाहिए। क्या मतलब है रेलेवेंस का? एनीबडी, व्हाट डू यू मीन बाय रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस? एक रिलेटेड पार्टी से क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना एक रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर है? क्या उससे रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस प्राप्त होगा? बताइए। कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द चैट्स। ये बोलो बोलो बोलो। नहीं, क्योंकि रिलेटेड पार्टी है, तुम उससे कंफर्मेशन मांगोगे, मैनेजमेंट उसको बोल देगा कि भैया जो बोले ना मान लेना। एक रिलेटेड पार्टी से एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगना कोई खास बड़ा रिलायबल ऑडिट एविडेंस नहीं है। अनरिलेटेड पार्टी से कंफर्मेशन मांगोगे तो ज्यादा रिलायबल, ज्यादा रेलेवेंट होगा।
दूसरा, मुझे डर है कि हमारी कंपनी ने फेक परचेज बुक करी है, एक्चुअल में परचेज हुई नहीं है पर बुक कर दी, और ये सब क्रेडिट परचेज बुक करी है ताकि खर्चे बुक हो जाए, इसलिए बुक्स में ट्रेड पेबल आ रहे हैं। मुझे डर है कि ये ट्रेड पेबल फेक है। तो क्या ट्रेड पेबल से कंफर्मेशन मांगने से फायदा होगा? आप कंफर्मेशन में ट्रेड पेबल को बोलोगे हमें आपको पैसे देना है, कंफर्म करो। अब वो फेक भी हुआ अगर कि उसको पैसे नहीं लेने हमसे कुछ भी, और अगर उसके पास कोई आगे से बोल रहा है हमें आपको पैसे देना है, कंफर्म करो, तो सामने वाला थोड़ी ना जवाब में लिखेगा नहीं नहीं हमें कोई पैसे आपसे नहीं लेना है, आप कैसे बोल रहे हो हमें पैसे दोगे, आप दे ही नहीं सकते हमें पैसे। वो जवाब ही नहीं देगा, ये यूजलेस प्रोसीजर होगा। हाँ, पर अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे डेटर्स अंडर स्टेटेड या ओवर स्टेटेड है, आपको लग रहा है डेटर पैसे दे रहे हैं कैश में लेकिन हमारा कैशियर उसको दिखा नहीं रहा है पैसे मिले, आप डेटर को भेजो लेटर कि हमें आपसे 5 लाख रुपए लेने। अब अगर उसको 3 लाख ही देने हुए तो भगते भगते आएगा, बोलेगा भाई कैसी बातें कर रहे हो, हमने तो 2 लाख रुपए दे दिए थे, अब तुम 5 कैसे मांग रहे हो। यानी कैसा है ना दोस्त, हर प्रोसीजर हर जगह इक्वली रेलेवेंट नहीं होता है। इसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि वी नीड टू चेक द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। Quality depends on relevance and reliability. What is relevance? It should be logically connected with the purpose of audit procedure and the assertion under consideration. What is assertion? Assertion का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा। बेसिकली आप ये देख लीजिए कि आप ऑडिटर, एज एन ऑडिटर आप assertions चेक करते हो। मतलब क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप इन्वेंट्री चेक कर रहे हो तो आपको क्या चेक करना है, तो आप इन्वेंट्री में उसका एग्जिस्टेंस असर्शन चेक करोगे कि भैया इन्वेंट्री अगर बुक्स में आ रही है तो वो वाकई मौजूद है या नहीं, करेक्ट है। आप उसका वैल्यूएशन असर्शन चेक करोगे कि आपकी इन्वेंट्री डैमेज तो नहीं है, ऑब्सोलीट तो नहीं है, अगर है तो एनआरवी पे आना चाहिए, कॉस्ट पे नहीं आना चाहिए। तो इसमें आप कॉस्ट के कैलकुलेशंस चेक करोगे। इनफैक्ट आप कंडीशन देखोगे इन्वेंट्री की कि खराब तो नहीं हो गई। तो वैल्यूएशन असर्शन, एग्जिस्टेंस असर्शन, ऐसे कई सारे असर्शंस होते हैं चैप्टर 3 में। वो असर्शंस चेक करना किसका उद्देश्य है? ऑडिट प्रोसीजर्स का। तो आपको वो वाला प्रोसीजर लगाना है जो रेलेवेंट असर्शन के लिए आपके लिए मददगार हो। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको डर है कि आपकी इन्वेंट्री डैमेज हो चुकी है, ऐसी सिचुएशन में बताइए दोस्तों कि क्या आपको लगता है कि परचेज इनवॉइस, स्टॉक रजिस्टर चेक करके फायदा होगा? नहीं होगा। इंस्पेक्शन ऑफ इन्वेंट्री विल बी बेनिफिशियल। तो आप वहां जाके फिजिकली इंस्पेक्ट करो इन्वेंट्री तो पता पड़ेगी, ना कि आप यहां बैठे बैठे रिकॉर्ड्स चेक करके पता कर पाओ। पर अगर आपको लग रहा है कि हमारी कंपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट गलत निकाल रही है और कॉस्ट में कुछ ऐसी कॉस्ट शामिल कर रही है जो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन इज यूजलेस असर्शन, सॉरी यूजलेस प्रोसीजर। रेलेवेंट प्रोसीजर क्या होगा? यू विल हैव टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स एंड चेक द कॉस्ट शीट। तो आपको लॉजिकली देखना है कि भैया आपका पर्पस क्या है प्रोसीजर लगाने का, क्या असर्शन चेक कर रहे हो और उसके हिसाब से कौन सा प्रोसीजर रेलेवेंट हो। यानी आप देखो आपका डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग, यानी डायरेक्शन कुछ नहीं है, पर्पस ऑफ टेस्टिंग क्या है, उसके हिसाब से प्रोसीजर लगाओ। ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया यहाँ पे, आपको ओवर स्टेटमेंट का डाले अकाउंट्स पेबल का, तो आप रिकॉर्ड किया है ना ओवर स्टेटमेंट है, तो आप क्या करो, आप बुक्स चेक करो कि भैया डमी परचेज बुक करिए तो स्टॉक रजिस्टर से वेरीफाई करो माल आया भी है या नहीं, रादर देन एक्सटर्नल कंफर्मेशन लो। लेकिन वहीं पे ओवर स्टेटेड डेटा है तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन काम आ सकता है। इसलिए बोला गया है कि हो सकता है एक ऑडिट एविडेंस जो एक एरिया के लिए रेलेवेंट हो, एक असर्शन के लिए रेलेवेंट हो, दूसरे के लिए रेलेवेंट नहीं होगा। और ये इन्वेंट्री का एग्जाम्पल दिया। चलिए, तो ये सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि हमें कौन से ऑडिट एविडेंसेस गैदर करना है। तो हमें रेलेवेंट ऑडिट एविडेंसेस चाहिए। अब ऑडिट एविडेंस गैदर करने के लिए 2 तरह के प्रोसीजर्स लगाए जाते हैं। एक को बोलते हैं कंप्लायंस प्रोसीजर, जिनका दूसरा ऑल्टरनेट नाम है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और एक को बोलते हैं सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल या कंप्लायंस प्रोसीजर का बेसिक उद्देश्य होता है ये चेक करना कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या इतने अच्छे हैं कि वो फ्रॉड को प्रिवेंट या डिटेक्ट और करेक्ट कर पाएंगे इंडिविजुअल लेवल पे। इसकी इफेक्टिवनेस चेक करना। जैसे हमारी कंपनी ने कंट्रोल बना रखा कि हमारी एक स्टोर है, शॉप है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव अ अलायंस टाइप का स्टॉप है।
रिलायंस फ्रेश जैसा। हमें एक कंट्रोल बना रखा है कि लोग पैसा दिए बिना माल चुरा के ना ले जाए। तो हमने क्या कर रखा है, बारकोड लग रखा है, कोई भी आदमी बाहर ले जाता है तो सीटी बजने लग जाती है। सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, चौकीदार खड़ा रखा है। अब आप बताइए, एज एन ऑडिटर आपको ये कंट्रोल चेक करना है क्या? हाँ, क्योंकि अगर आप इस पर आश्वस्त होगे तो आप क्या करोगे, आप स्टॉक वेरिफिकेशन कम करोगे। आप मान लोगे कंपनी जितनी इन्वेंट्री बोल रही है वैसी होगी, तो हमें कंट्रोल चेक करना है। तो जब आप जाके किसी 5-10 स्टोर में जाके खड़े होके खुद देखोगे क्या चौकीदार अपना काम कर रहा है, क्या जो सेंसर है वो काम कर रहे हैं, कोई चोरी करके बाहर ले जा रहा है तो कैसे पता पड़ रहा है, सीसीटीवी कौन देख रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कंट्रोल अच्छे हैं या खराब। और अच्छे कंट्रोल हुए तो आप चेकिंग कम कर पाओ। तो इसके लिए बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल का एक ही ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है? चेक करना इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आइनॉक्स। पूरा खेल एग्जाम्पल का है दोस्तों, ये सारे ऐसे इसको समझने के लिए। बेटा एक बात बताओ जल्दी से, आइनॉक्स, पीवीआर, अब तो सब एक ही कंपनी हो गई है, तुम इनका ऑडिट कर रहे हो। इसमें तुम्हें सेल ऑफ टिकट का ऑडिट करना है। तुम आइनॉक्स, पीवीआर के किसी एक पर्टिकुलर आउटलेट का नहीं, पूरी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, जितने उनके आउटलेट्स है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल दे हैव 1000 मल्टीप्लेक्सेस अक्रॉस द कंट्री। ये सब एक कंपनी का पार्ट है, तुम उसका ऑडिट कर रहे हो, तुम्हें सेल ऑफ टिकट्स का ऑडिट करना है। मुझे बताओ कैसे चेक करोगे? लेट मी टेक सम रेस्ट, लेट मी टेक अ ब्रीदर, यू गिव मी इन द चैट्स, हाउ विल यू ऑडिट? अरे सर पावर बैच जल्दी जल्दी करो, इतना स्लो नहीं चलता। बेटा समझ ही नहीं आया तो मतलब ही क्या? एक बार बेस बन जाएगा फिर अपन अपने आप स्पीड बढ़ा पाएंगे। पहले तुम मुझे बताओ कैसे चेक करो। कैसे चेक करोगे? क्या तुम्हें लगता है प्रैक्टिकली कि तुम आउटलेट आउटलेट जाके खड़े हो जाओगे शो से पहले और देखोगे कि कोई लोग बिना टिकट लिए अंदर तो नहीं जा रहे? या तुम्हें लगता है कि जितनी टिकट बिकी है तुम जाके फिजिकली हर शो में वेरीफाई करोगे कि भैया शो शुरू हो गया, उसके आधे घंटे बाद हम गए और हमने पूछा कितनी टिकट बेची, उसने बोला इस शो में 100 टिकट बिकी है। तो हम शो के बीच में चले गए, मूवी रुकवाई, लाइटें चालू करवाई और गिना 100 से ज़्यादा लोग तो नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये है फिजिकल वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन का एक तरीका ही है। आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, ये टेस्ट ऑफ डिटेल है, आप जाके डिटेल में चेकिंग कर रहे हो। बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा तुम, पर ऐसे कितने चेक करोगे? आप नहीं कर सकते। आपके पास एक ही तरीका है। आप सबसे पहले क्या करोगे, इंटरनल कंट्रोल्स पे फोकस करोगे। आप देखोगे कि आइनॉक्स के इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं क्या। जब आप देखोगे तो आप कैसे चेक करोगे कि आप सबसे पहले क्या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो। ये सॉफ्टवेयर के साथ में आपके सारे के सारे आइनॉक्स के स्टोर्स पे सिस्टम क्या होता है। जितने आइनॉक्स के स्टोर है हमने 5-6 फिजिकली वेरीफाई किए कंट्रोल्स चेक करने के लिए। तो हमने वाकई देखा कि भैया वहाँ पे बॉक्स ऑफिस बाहर होता है, कंट्रोल पे हमेशा एक चौकीदार होता है। चौकीदार भी एक थर्ड एजेंसी का होता है, कंपनी का नहीं होता है, आउटसोर्स्ड होता है। उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि बिना टिकट के आप किसी को भी अंदर नहीं आने दें। हर सीट की नंबरिंग है, तो जितनी ही सीट से उतने ही टिकट बिक सकते हैं। अंदर घुसते समय चेकिंग होती है और इसके आधार पर हमें लगता है कि हो सकता है कि एक्सेप्शनल केस में कोई बिना टिकट के अंदर घुस जाए, पर इसकी पॉसिबिलिटी 1-2% से ज़्यादा नहीं हो रही। तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने आइनॉक्स की जब सिस्टम समझे, सॉफ्टवेयर समझा, तरीका देखा, तो आपने बोला कि इनके कंट्रोल शानदार है। कोई पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है कि लोग बिना टिकट खरीदे अंदर जा पाएंगे। हाँ, मैंने ये कह सकता हूँ कि मैंने जब 5-6 लेट्स से 2-3 आउटलेट्स में देखा तो मैंने ऐसा देखा कि कुछ लोग कभी ऐसे आते हैं कि अरे वो अभी तो हम बाहर आए अंदर से तो वापस जाना है। तो चौकीदार बोलता है नहीं, यहाँ से बाहर आप आ ही नहीं सकते हो, ये जगह है ही नहीं बाहर आने की, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक और कंट्रोल होता है, एंट्री गेट से एग्जिट अलाउड नहीं होता है। देखना आप क्यों, क्योंकि लोग क्या करेंगे, वो एंट्री गेट से एग्जिट करेंगे और फिर बोलेंगे कि अरे मैं अभी बाहर गया था ना, वापस आ रहा हूँ, जबकि बाहर एक्चुअल में कोई और गया, आया कोई और। अंदर हॉल्स में भी इनके सिस्टम होते हैं कि आपका जो एंट्री होता है ऑडी में,
एग्जिट वहां से नहीं होता है, सेपरेट गेट से होता है जो सीधे आपको बाहर कर देता है, ताकि ऐसा नहीं हो कि आपने वही गेट से एग्जिट करके दूसरी मूवी देखने बैठ गए। तो हमने बोला कि भाई बहुत ही रेयर चांस है कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि भाई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है ऐसा कुछ, तो 100 में से एक आध केस दिखा, तो 1-2% से ज़्यादा प्रॉब्लम दिखती नहीं हमें। इसे बोलते हैं टॉलरेबल एरर या टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन, कि 1-2% केसेस में अगर छूट भी गया तो ये टॉलरेबल है भाई, इतना तो होता है, चलो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये करके जब आप कंट्रोल से आश्वस्त हो जाओगे कि इनके परफेक्ट कंट्रोल है, बिना टिकट खरीदे आदमी अंदर नहीं घुस सकता है। सेकंड, फिर आप चेक करोगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि सॉफ्टवेयर में बिना पैसे लिए टिकट क्रिएट हो जाए। हमने बोला पॉसिबल ही नहीं है, जितनी टिकट क्रिएट होती है उतना पैसा जमा होता है, और जो कैशियर होता है उसको शो शुरू होने के 1 घंटे बाद बैंक में पैसे जमा करना होता है। इनफैक्ट डेली 3 बार कैश जमा होती है बैंक में, और हमने बैंक से ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। तो बैंकर क्या होता है, 12 बजे, 4 बजे और रात को 8 बजे 3 बार आता है, कैश कलेक्ट करके लेके जाता है। और जितनी टिकट सिस्टम में है उतनी कैश देनी है। कुछ भी शॉर्ट होता है तो जो कैशियर होता है उसकी सैलरी से पैसे कट किए जाते हैं। जब आपको कंट्रोल पे दोस्तों इतना भयंकर, हाँ ये एक पॉसिबिलिटी होती है। पुनीत भाई ने बोला है, मैंने भी कभी ट्राई किया ऐसा, पर 2 मूवी बैक टू बैक देखना बहुत भारी पड़ जाता है कि मूवी खत्म होने के 15-20 मिनट तक जो गेट रहते हैं ना वो वाले बंद नहीं होते हैं, तो आप तब तक बाहर निकल के दूसरी में बैठ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये 1-2% है ऐसे सीए लोग होते हैं जो वो ऐसी दिमाग लगा लेते हैं। तो इसका मतलब आप कंट्रोल टेस्ट कर रहे हो, कंट्रोल पे रिलाई करके फिर आप ज़्यादा डिटेल में चेकिंग नहीं करोगे। इसे बोलते हैं बेटा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो ये जो आपने उसके सिस्टम चेक किए, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले आप क्या करते हो, आप ये देखते हो कि कंट्रोल्स क्या क्या चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंडीशंस विच इंडिकेट परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल, क्या देख के आपको लगेगा कि कंट्रोल्स परफॉर्म हो रहे हैं। नो पर्सन एंटर्स विदाउट टिकट, ये देख के लगेगा। तो अगर आपको कोई डिविएशन मिला इसमें तो इसे बोलते हैं डिविएशन, यानी सीइंग पर्सन आर एबल टू एंटर विदाउट टिकट, ये डिविएशन। तो आप ये देखेंगे कि क्या कंट्रोल्स डेविएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जितने कम होंगे आपका उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। पर एक चीज़ समझ लो, इससे आपको सिर्फ ट्रस्ट आ गया कि इनका सॉफ्टवेयर सिस्टम बहुत बढ़िया है। अब आप डिटेल में कैसे चेक करोगे, तो आप देखोगे भैया टिकट इन्होंने कितनी बेची है, तो फिर आपको क्रॉस तो करना पड़ेगा ना एक बार कि इस शो में इतनी प्राइस थी, इतनी टिकट बिकी है, तो इतने पैसे आना चाहिए। जब आप क्रॉस करोगे तो हो सकता है आपको ये भी पता पड़े कि कुछ टिकट्स बल्क सेल में सेल हुई है जिसपे कम रेट पे सेल हुई है। आपको ये पता पड़े कि कुछ टिकट्स एक्चुअल में फ्री में दी गई थी क्योंकि कोई ऑफर चल रहा था। आपको ये पता पड़े कि कंपनी का एक ऑफर है जिसके अंतर्गत कुछ लोग मेंबरशिप ले लेते हैं तो उनको कम रेट पे टिकट दी जाती है। तो वो सब चेक करना अपने को डिटेल में, इसे बोलते हैं सब्सटेंसिव प्रोसीजर टेस्ट ऑफ डिटेल। यहाँ पे हम अपन स्पेसिफिकली मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करते हैं। तो हम सिर्फ कंट्रोल चेक नहीं करते, हम देखते हैं कि भैया आपकी सेल्स एकदम सही रिकॉर्ड हुई या नहीं, जो होनी थी नहीं हुई है तो उसके कारण है या नहीं, तो इसको डिटेल में चेक करते हैं। प्लस इसमें एक एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगा सकते हैं। तो हमने क्या बोला भाई, हमने बोला सिंपल सा एक काम है, देखो पूरे इंडिया में से फॉर एग्जाम्पल मूवी लगी, तो पूरे इंडिया में पुष्पा 2 लगी, और आइनॉक्स ने फ्लैट प्राइस रखी है पूरे इंडिया में कि पुष्पा 2 मूवी के टिकट की प्राइस 300 रुपये होगी। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ ये देख लेना है कि पुष्पा 2 की टोटल नंबर ऑफ मूवीज कितनी बटी इंटू 300, उससे देख लो रेवेन्यू में इतना रिकॉर्ड हुआ है यानी। तो जब आपने नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इंटू 300 से टोटल रेवेन्यू मैच किया, आपने क्या डिटेल में जाके चेक किया? नहीं, इसे बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। कैलकुलेटर पे चीज़ों को चेक कर लेना। जैसे कि आप कई बार अपने स्कूल की या अपनी फेस टू फेस कोचिंग की इनकम कैलकुलेटर पे निकाल लेते होगे। ये डिटेल में किए गए एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं। तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स में भी हम कंडीशंस आइडेंटिफाई करते हैं जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि गड़बड़ है या नहीं है। यहाँ पे उसे मिसस्टेटमेंट कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब आप कोई सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगा रहे हो तो इससे आपको क्या पता पड़ेगा, कहीं कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई असर्शन में मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाते हैं तो इससे क्या पता पड़ता है, अगर कंट्रोल काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें डिविएशन बोलते हैं। कृपा करके 2 शब्द ध्यान रखना, खराब कंट्रोल यानी कंट्रोल में डेविएशन है, गलतियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यानी मिस स्टेटमेंट। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा जिस पे आप रिलाई कर पाओ। ये किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले सोर्स कहाँ से मिल रहा है। तो अपन ने बताया था, डिस्कस किया था, एक्सटर्नल नॉर्मली बेटर होगा इंटरनल से यूजुअली।
सोर्स के बाद अगला मुद्दा क्या होता है? नेचर। विजुअल बेटर होगा डॉक्यूमेंटेड से जो बेटर है ओरल से। ओरल सिर्फ पे तो रिलाई करना ही। सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन्ड। सरप्राइज वेरिफिकेशन किया था, इन्फॉर्म करके किया था, कैसे? सरप्राइज ज्यादा रिलायबल होगा। देन कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन, यानी इंटरनल कंट्रोल्स जितने बेटर होंगे आपका उतना बेहतर रिलायबल ऑडिट एविडेंस होगा। ये जनरलाइजेशन है रिलायबिलिटी की। अब आपने रेलेवेंस पढ़ लिया, रिलायबिलिटी पढ़ ली, तो इससे समझ में आएगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो हम रेलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस लेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। याद रखना अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट दो चीजों से डिपेंड होता है। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट किससे डिपेंड करता है? रेलेवेंस और रिलायबिलिटी। और सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी। तो सफिशिएंसी इज number of audit evidences, appropriateness is relevance and reliability of audit evidences, जो इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। इसे क्वालिटी कहते हैं। क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है? रिस्क और मटीरियलिटी पे। मोर रिस्की आइटम, मोर मटीरियल आइटम, मोर क्वांटिटी नीडेड। तो क्वांटिटी इज अफेक्टेड बाय, ये दिया हुआ है आपको, क्वांटिटी किससे अफेक्ट हो रही है? ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट क्या है? हायर द रिस्क असेस, मोर आर द ऑडिट एविडेंसेस। पर ऐसा कहते हैं क्वांटिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपको ये लगता है कि यार ये गलत हो गया है सर, क्वांटिटी इज अफेक्टेड बाय क्वालिटी, ये शायद गलत लिखा है। बिल्कुल सही है। एक अच्छी क्वालिटी का एविडेंस पर्याप्त है रादर देन बहुत सारी क्वांटिटेटिव एविडेंस। समझ रहे हो? एक अच्छा हीरा, सॉलिटेयर वाली ये अंगूठी तुमने उसको गिफ्ट कर दी, ये 10 अमेरिकन डायमंड जैसे हीरे वाली अंगूठी से भी बेहतर है। वन अप्रोप्रिएट इज बेटर देन वेरियस इन अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सो अप्रोप्रिएटनेस और क्वालिटी विल अफेक्ट योर क्वांटिटी। कई बार बोलते हैं ना, शादियों में जाते इतना सारा खाना होता है, टेस्ट किसी में नहीं होता। इससे बेहतर है थोड़ी डिश रखो पर टेस्टी रखो। यानी इसका मतलब थोड़ी डिश है पर टेस्टी है तो वो भी हमारे लिए पर्याप्त है। तो सफिशिएंसी इज डिपेंडेंट ऑन अप्रोप्रिएटनेस, क्वालिटी, टेस्ट। ऐसा है। क्या बात बोलिए सर, बहुत बढ़िया। तो अप्रोप्रिएटनेस इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी एंड सफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी। और ये दोनों आपस में इसलिए कहा जाता है इंटर रिलेटेड है। सफिशिएंसी इन दो चीजों पे डिपेंडेंट है, अप्रोप्रिएटनेस इन दो चीजों पे डिपेंडेंट है। बेटा इतनी देर से अपन ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं और आप ड्रोन चार्ट से पढ़ रहे हैं। एक बात तो बनती है, एक समय, इस समय 2 मिनट के रुक के लिए ड्रोन चार्ट्स पे कुछ तो बोलना बनता है। बहुत टाइम हो गया ये अपन चार्ट से पढ़ रहे हैं, कुछ तो बोलना बनता है, कुछ तो बात करना बनती है ड्रोन चार्ट्स पे। कम ऑन गाइस, से समथिंग। नहीं लग रहा है तुम्हें ये ड्रोन चार्ट्स पाथ ब्रेकिंग है? सर चाहिए फिर भी 10 डायमंड की रिंग? नहीं बेटा, तुम जानते नहीं हो अभी, इसलिए शायद तुम्हारी है नहीं। आए आए सर ऐसा मत बोला, है तो बताओ। 10 डायमंड की नहीं बेटा, सॉलिटेयर सबसे बड़ा है। छोटे छोटे कितने भी डायमंड जोड़ लो, उससे फर्क नहीं। हाँ वो बात है कि धीरे धीरे फिर तुमसे वो 10 कैरेट का सॉलिटेयर मांगे, बहुत ज्यादा हो गया। चलिए एनी विच वेज। तो दोस्तों ड्रोन चार्ट्स पे एक कमेंट तो बनता है, इसकी प्लेसमेंट, इसकी डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशन। अब किसी ने बोला सर पीडीएफ शेयर कर दो, अब तुम इसका प्रिंट निकाल लोगे दोस्तों, कलर आएंगे नहीं तुम्हारे पास, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालो, क्या ही उससे तुम रिलेट कर पाओगे? इसका क्रक्स खत्म होता है। कलर्ड प्रिंट निकाल लेंगे, उससे सस्ती किताब खरीद लेंगे। ओके सर, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आते दोस्तों अपन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय ऑडिटर। हमें क्या करना है? ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करना है ताकि हमें सही मिले। ऑब्वियस सी बात है कि ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे ही हमारा ओपिनियन बनता है। और एविडेंस हमें मिलते कहां से हैं? प्राइमरली प्रोसीजर्स लगा के ही। ऑडिट एविडेंस क्यूमुलेटिव होते हैं, यानी ऐसा नहीं एक मिल गया तो दूसरे ने उसको ओवरलैप कर दिया। हम कलेक्टिवली सबको असेस करते और मेरा भतीजा आया देख के बोल रहा है, बोले तो मेरी ड्राइंग बुक लग रही है। चलिए, नर्सरी का बच्चा भी पढ़ना चाहेगा ऑडिट, ऐसे हैं ड्रोन चार्ट्स। सर
एंटिटी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑब्वियसली बात है, हमने देखा है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों रिकॉर्ड से मिलती है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी प्रीवियस ऑडिटर, एक्सपर्ट, थर्ड पार्टी से बात करके, कई हम प्रीवियस ऑडिटर से भी बात करते हैं, तो ये भी है। इसमें वो दोनों इन्फॉर्मेशन होती है जो मैनेजमेंट जो बोल रहा है उसे सपोर्ट कर रही है या कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है उससे हम क्या करेंगे, उसके बेसिस पे हम हमारी रिपोर्ट मॉडिफाई करेंगे। अब मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, इतना तो पढ़ा ही होगा अपन ने। ऑडिट एविडेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ये भी है ऐसे 500 में भी देखेंगे अपन। कुछ केस में नहीं होना इन्फॉर्मेशन भी अपने आप में ऑडिट एविडेंस। कि कम वक्त हम डेटर से बात कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, हम पता कर रहे हैं उसको माल भेजा था, उसका कोई गुड्स डिस्पैच नोट नहीं मिल रहा है, कुरियर डॉकेट नहीं मिल रहा है, सामने वाला फ़ोन नहीं उठा रहा है, जवाब दे नहीं रहा है, पैसे आए नहीं है, ये सब देख के लगता है फेक सेल्स है। ऑडिट प्रोसीजर ऑब्टेन करने के ये सारे अलग अलग तरीके होते हैं, और रीजनेबल एश्योरेंस तभी ऑब्टेन होता है जब ऑडिटर ने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है, जिससे ऑडिट रिस्क एक रीजनेबली लो लेवल तक रिड्यूस हो गया है, विच इज़ अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। आपका प्रोफेशनल जजमेंट अफेक्ट करेगा कि क्या आपको सही मिले या नहीं मिले, जो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। प्रोसीजर कब लगा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बने, कॉस्ट और बेनिफिट प्रिंसिपल्स के आधार पे, इसके बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे। तो ये सब क्या है, बेसिकली सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑडिटर कैसे ऑब्टेन कर, क्या चीज़ें हैं जो सफिशिएंसी को अफेक्ट करती है। तो दोस्तों, सफिशिएंसी इज अफेक्टेड बाय, मैंने क्या बोला, रिस्क और मटीरियलिटी। ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा ऑडिट एविडेंस, ज़्यादा मटीरियल, ज़्यादा ऑडिट एविडेंस, प्लस पॉपुलेशन। कई बार पॉपुलेशन का नेचर ही ऐसा होता है कि वो एक चीज़ चेक कर ली तो काफ़ी है, आपको बार बार हर चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे कुछ पॉपुलेशन में हर आदमी अलग अलग है, या पॉपुलेशन का मतलब आप जो चीज़ चेक करें, मतलब नहीं समझ में आया। आप समझिए कि कुछ केसेस में, लेट्स से आप अगर क्या चेक कर रहे हो, आपकी कंपनी है जिसकी, वापस से अपन सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके पास फिक्स एसेट्स में अगर आप देखोगे तो ज़मीन ही ज़मीन है। तो ये जो ज़मीन है ना, इनमें फिजिकल वेरिफिकेशन या ऑडिट एविडेंस ज़्यादा बहुत इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़मीनों में आपने टाइटल डीड चेक कर ली तो काफ़ी है, फिजिकली जाके वेरीफाई करना सिर्फ इसलिए कि कोई अतिक्रमण तो नहीं है वहाँ पे, ज़मीन है, थोड़ा बहुत करोगे चल जाएगा। पर अगर आपकी फिक्स एसेट्स अलग अलग प्रकार की है, तो लैंड बिल्डिंग है, आपके पास मोटर व्हीकल्स है, IT एसेट्स है, सैटेलाइट टाइप की एसेट्स है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आपको ज़्यादा ऑडिट एविडेंसेस गैदर करना पड़ेगा। तो ये कहते हैं सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस में सफिशिएंसी डिपेंड करती है रिस्क मटीरियलिटी और साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, ऑडिट एविडेंसेस है, सोर्स क्या होते हैं? तो एक तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड एक बहुत बड़ा सोर्स है, और उसके अलावा दूसरे सोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे अपन ने देखा थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेना, प्रीवियस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, प्रीवियस ऑडिटर से बात करना, ये सब। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए दो तरह के प्रोसीजर लगते हैं। रैप का उद्देश्य होता है टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क, कि कहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। पर इससे कोई हमें ऐसे एविडेंस नहीं मिलते जिससे हम ओपिनियन दे पाएँ। ओपिनियन देने के लिए हमें लगाना पड़ता है फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जिसके दो पार्ट होते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जिससे हमें पता पड़ता है कि हमारे कंट्रोल्स में कितने रिलायबल हैं, इफेक्टिव है, रिलायबल शब्द यूज़ नहीं करते, कंट्रोल्स हमारे कितने इफेक्टिव हैं। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे लिखना, कंट्रोल्स इफेक्टिवनेस टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट मटीरियल मिसस्टेटमेंट, और कितने ज़्यादा डेविएशन है हमारे कंट्रोल में। और सब्सटेंसिव प्रोसीजर, जिसमें टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स दोनों आते हैं। लॉजिकली आप बहुत समझते हैं इसको, क्लास में कई सारे एग्जाम्पल्स है, अभी आपको ऑब्वियसली बात है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें याद होगी, तो इस पर ज़्यादा समय नहीं दे रहा। अब आते हैं अपन अलग अलग तरह के ऑडिट प्रोसीजर जिससे एविडेंस गैदर किए जा सकते हैं। ये पूरा पेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इंस्पेक्शन, ध्यान रखना दोस्तों, इंस्पेक्शन दोनों चीज़ों का होता है, डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स का इंस्पेक्शन, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ PP इन्वेंट्री, ये भी एक इंस्पेक्शन है। और डॉक्यूमेंट्स का मतलब वाउचिंग करना ट्रांजैक्शंस की, एज इन बिल्स को चेक करना, ये भी एक तरह का इंस्पेक्शन। तो बिल कितने का है, परचेज कितने की बुक हुई है, ये भी एक इंस्पेक्शन है। दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल। इसकी रिलायबिलिटी वही नेचर, सोर्स और कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस पे डिपेंड करेगी। नॉर्मली हम इंस्पेक्शन करके क्या असर्शंस चेक करते हैं, एग्जाम्पल,
जैसे कि आप स्टॉक का अगर डॉक्यूमेंट देख रहे हो तो आपको ये पता पड़ेगा कि आप उसके ओनर हो या नहीं हो, एग्जिस्टेंस है या नहीं है। तो इट इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ असेट की प्रूफ है। क्या ओनरशिप की प्रूफ है? तो अगर ये बेरर बॉन्ड है तो ओनरशिप का प्रूफ है, और अगर ये बेरर बॉन्ड नहीं है तो फिर ये ओनरशिप का प्रूफ नहीं है, क्योंकि ओनरशिप के लिए फिर आपको डीमैट के अकाउंट या फिर मैनेजमेंट का, सॉरी बैंक से जिसके शेयर या आपकी सिक्योरिटी उससे कंफर्म करना पड़ेगा। भाई जैसे कैश इन हैंड है तो आप उसके ओनर हो, अगर आपके पास है हमें ये पता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर शेयर्स है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि भैया ये जो शेयर्स हैं ये कहीं बेच तो नहीं दिया आपने, यानी कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है, तो ये कंपनी से ही पता पड़ेगा कि आप इसके रियल ओनर है। कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर किया है तो उससे क्या एविडेंस मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के कि आपने अकाउंटिंग सही किया नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट सेल का कॉन्ट्रैक्ट है या अप्रूवल सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के समझ में आएगा। टैंजिबल एसेट्स का आप क्या करोगे? इंस्पेक्शन करोगे तो उससे आपका एग्जिस्टेंस चेक हो जाएगा कि ये फिजिकली मौजूद है या नहीं। पर राइट्स और ऑब्लिगेशन वैल्यूएशन चेक नहीं होगी, वो तो जब आप उसकी इनवॉइस चेक करोगे, जब आप उसका डेप्रिसिएशन चेक करोगे तो ही पता पड़ेगा। तो ध्यान रखना, कोई भी असर्शन चेक करने के लिए आपको अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स लगाना है। इंस्पेक्शन कुछ असर्शंस में आपको मदद करेगा। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी प्रोसेस को देखना, नॉर्मली एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिलता है, लेकिन नुकसान है कि सिर्फ उस पॉइंट ऑफ टाइम का मिलता है। प्लस कई बार क्या होता है, लिमिटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम। प्लस जब लोगों को मालूम है कि ऑडिटर देख रहा है तो वो ज़्यादा सतर्क होकर नेचुरल परफॉर्म नहीं करेंगे, बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? एक तरह का, यूजुअली इट इज़ अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। यूजुअली एक्सटर्नल कंफर्मेशन थर्ड पार्टी से कंफर्म करना है, ऐसे 505 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिकैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन वगैरह को खुद रिकैलकुलेट कर लो जो मैनेजमेंट ने किया, और देख लो मैथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है। रीपरफॉर्मेंस एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल है कि कोई कंट्रोल आपको देखना है कि सही है या नहीं है, तो आप खुद लगा के देख लीजिए। तो रीपरफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल्स, जैसे मैनेजमेंट स्टॉक को वेरीफाई कर रहा है, ये मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर है, आप खुद करते हो वेरीफाई करोगे तो ये रीपरफॉर्मेंस है। एनालिटिकल प्रोसीजर मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ बुक्स प्रिंटेड प्लस माइनस स्टॉक इनटू प्राइस पर बुक इज इक्वल टू सेल। आईनॉक्स में नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ पुष्पा 2 इनटू 300 इज इक्वल टू सेल्स फ्रॉम पुष्पा मूवी। ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स 520 ऐसे में पढ़ेंगे। और इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब क्या है? ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रोसीजर होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं नॉलेजेबल पर्पज से, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों, इंडिया इनसाइड और आउटसाइड द एंटिटी। यानी जैसे कंपनी के जो लॉयर्स है, जो हो सकता है कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं हो, उनसे भी हम इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रोसीजर है। ये एक फॉर्मल तरह से या एक इनफॉर्मल दोनों हो सकते हैं। ध्यान रखना, आप कोई भी इंक्वायरी करोगे तो सामने वाला जो बोलेगा आप उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उसके रिस्पॉन्स को इवेल्युएट करोगे। ये भी इंक्वायरी का ही पार्ट है। क्रॉस चेक करना कि उसने जो इन्फॉर्मेशन दी उस पर रिलाई करेगा। कुछ केसेस में रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी आपको मॉडिफाई करने का बेसिस बना देंगे, यानी कि आपने कोई इंक्वायरी करी और सामने वाले ने जवाब दिया नहीं दिया तो इससे रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकती है। जैसे मैनेजमेंट से पूछा, हमें लग रहा है आप गोइंग कंसर्न नहीं रहोगे, अब क्या है, और मैनेजमेंट ने जवाब ही नहीं दिया, तो ये अपने आप में क्या है, एक प्रूफ है कि शायद मैनेजमेंट को गोइंग कंसर्न का डाउट। पर ध्यान रखना, सिर्फ इंक्वायरी के बेसिस पे आप कभी भी ओपिनियन नहीं बना पाओगे। आप नॉर्मली इसे एज एन एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर यूज़ करते हो, ना कि ओनली ऑडिट प्रोसीजर। इसके लिए कहा गया है, सारी इंक्वायरी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मैनेजमेंट को समझाओ कि आप क्यों इंक्वायरी कर रहे हो, उसके इंटेंशंस देखो, उसने ऐसा क्यों किया, क्या वो जो बोल रहा है वो फॉलो कर पाएगा या नहीं। इससे आप चेक कर पाओगे कि मैनेजमेंट इंक्वायरी में सच बोल रहा है या झूठ। तो सच या झूठ मैनेजमेंट ने क्या बोला है, मैनेजमेंट ने बोला सच या झूठ, ये कैसे पता पड़ेगा? तो आप देखो मैनेजमेंट जो पास में बोलता है वो कराया क्या उसने, क्यों उसने ऐसा बोला और दूसरा जवाब नहीं दिया, क्या वो ऐसा कर पाएगा जो वो बोल रहा है। इससे पता पड़ेगा कि इंक्वायरी पे रिलाई करें, एविडेंस रिलायबल है या नहीं है। अब मैंने डिस्कस किया दोस्तों कि हम जब भी कोई ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं तो असर्शन चेक करते हैं। चैप्टर 5 में आप असर्शन ही असर्शन पढ़ने वाले हो, बट यहाँ पे इसका डिस्कशन है, अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। चैप्टर 5 और 4 में असर्शन शब्द कई बार आएगा। इनफैक्ट चैप्टर 5 के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, असर्शन। चलो दोस्तों, अब मैं आपके लिए रुका हूँ, कोई मुझे बताए व्हाट डू यू मीन बाय असर्शन, कि आपको समझने की ज़रूरत है या आता है फटाफट बस रिवाइज करा दूँ, फटाफट बताओ।
बताइए। असर्शन। एनीबडी, यू नो, जब आप कोई बैलेंस शीट उठाते हो और उसमें आप देखते हो कि बैलेंस शीट में सपोज लिखा हुआ है फिक्स एसेट पीपी, आप बताइए पीपी के सामने लिखा है 50 लाख, इससे आप क्या समझते हो? पहली बात आप ये समझते हो ये वो असेट है जो बिजनेस के प्रोडक्शन में, सर्विसेज में काम आ रही है, यानी बिजनेस में यूज हो रही है, ना कि ये सिर्फ हमारे इन्वेस्टमेंट से। दूसरा आप ये समझते हो इसे कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया गया है जब तक अनलेस स्पेसिफिकली बोला और रिवैल्यू किया। तीसरा आप समझते हो ये डिप्रिशिएटेड वैल्यू है, ना कि कॉस्ट ऑफ परचेज है, क्योंकि पीपी डिप्रिशिएटेड वैल्यू पर। आप ये समझते हो कि आप इसके ओनर हो, इसलिए आपकी बुक्स में आ रहा है किराए पे नहीं लिया आपने, ना लीज पे लिया। लीज पे लिया होता तो लीज होल्ड असेट के नाम से अलग से आता। आप ये समझते हो कि अभी भी यूज में आ रहा है और रिटायर्ड फ्रॉम यूज नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो ये पीपी हेल्ड फॉर सेल के नाम से दिखता। यानी एक पीपी मात्र से आप इतने सारे तरह के इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो। तो एक पर्टिकुलर बैलेंस शीट या पी&एल के कोई भी पर्टिकुलर बैलेंस या ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर्स जो नोट्स में दिए गए हैं, उसकी कोई भी लाइन पढ़ के आपकी जो जो प्रकार के उससे इंटरप्रिटेशन निकल रहे हैं वो सब उसके असर्शंस हैं। ऑडिटर का उद्देश्य ये चेक करना नहीं है पीपी सही है या नहीं, इनफैक्ट चेक करना उद्देश्य यही है कि पीपी सही है, इन्वेस्टमेंट सही है, पर सही है में क्या क्या सही होना चाहिए, वो क्या क्या सही होना चाहिए, यानी उसके सारे असर्शन सही होना चाहिए। तो पीपी देख के क्या क्या असर्शंस होते हैं? ए, ओनरशिप आपकी है या नहीं है, टाइटल आपका है या नहीं है। बी, क्लासिफिकेशन सही है या नहीं है। सी, आपने पीपी को सही वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है, डिप्रिशिएशन प्रॉपर लगा या नहीं। डी, अगर वो गिरवी रखा हुआ है, लीज होल्ड है, तो आपने उसके डिस्क्लोजर्स दे दिए, कोई झगड़े चल रहे हैं उसके ऊपर तो वो कंप्लीट डिस्क्लोजर्स आपने दिए। तो ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, डिस्क्लोजर्स, कंप्लीटनेस, ये सब अलग अलग प्रकार के असर्शंस हैं जो एक पीपी मात्र को देख के आपको समझ में आ रहे हैं। ऑडिटर उन सारे असर्शन को चेक करेगा कि इनमें से कुछ भी गलत तो नहीं बैठ रहा। और ऐसा अगर वो सारे अकाउंट्स के लिए, सारे ट्रांजैक्शंस के लिए, सारे डिस्क्लोजर्स के लिए चेक कर ले और फिर भी बोले कि नहीं कोई गलती नहीं है, तो हम बोल पाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं। व्हाट आर असर्शंस? दीज आर रिप्रेजेंटेशंस बाय द मैनेजमेंट। या तो वो स्पेसिफिकली बोल रहे हैं या इम्प्लाइड है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शामिल है, एम्बॉडीड, इंक्लूडेड, जिसको ऑडिटर कंसिडर करता है देखने के लिए कि कहीं कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं। तो ऑडिटर एक्चुअल क्या चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या क्या चीजें होती है? ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। कई लोग इसे अकाउंट बैलेंस, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस और डिस्क्लोजर भी कहते हैं, ABCD। मैंने बोला ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, तब तो ये सारे ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर किसी ना किसी प्रकार के असर्शंस रेफर करते थे। आपको ये देखना है ये मिसस्टेटेड तो नहीं। So they are representation by the management embodied in the financial statement which are considered by the auditor to check if anything is misstated. तो किसकी जिम्मेदारी है असर्शंस देने की? इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड? मैनेजमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कैसे देता है भाई? प्रॉपर रिकग्निशन, डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन। ऑडिटर को क्या चेक करना है कि इसमें कहीं कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं। तो असर्शंस के डिस्कशन को 3 पार्ट में बांटा गया है। क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। जिसके लिए अपन आगे यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म तब्द, ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर। ट्रांजैक्शन जब भी चेक करता है तो ऑडिटर सबसे पहले चेक करेगा क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। हुआ है तो वो जिस साल में हुआ है उस साल में रिकॉर्ड हुआ है, कट ऑफ, यानी रिकॉर्डिंग इट इन द राइट पीरियड, नेक्स्ट ईयर ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द करंट ईयर। क्लासिफिकेशन उसका सही है, यानी कि रेवेन्यू को कैपिटल तो नहीं कर दिया, पीपी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो नहीं दिखा दिया। और
अमाउंट सही है उसका, एक्यूरेसी इज एन अमाउंट, और ओवरऑल उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड होनी थी रिकॉर्ड हो गई है, जैसे गिरवी रखा हुआ है याद। पर जब आप अकाउंट बैलेंस पे जाते हो तो ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल क्या हो गए, परचेज सेल, सैलरी, इंटरेस्ट, ये सब ट्रांजैक्शन। और अकाउंट बैलेंस क्या हो गया, पीपी, लोन्स, डेटर्स, ये सब अकाउंट बैलेंस। इसमें आप क्या चेक करते हो, तो सबसे पहले ये मौजूद भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है असेट जा चुका है, बिक चुका है, खराब हो चुका है, फिर भी बुक्स में आ रहा है। फिर आपकी ओनरशिप या आपकी लाइबिलिटी भी है नहीं, ऐसा तो नहीं सब्सिडी की लाइबिलिटी पेरेंट की बुक्स में आ रही है। हर तरह से कंप्लीट है, सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया है, और इसका वैल्यूएशन सही है, एलोकेशन सही है, कॉस्ट का। और आखिरी होता है प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, जो कि मिक्सचर ऑफ दोनों चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने सबसे पहले क्या देखा था कि अगर आप असेट देख रहे हो तो उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, आपकी राइट और ऑब्लिगेशन होना चाहिए। वहीं पे अपन ने ट्रांजैक्शन पे देखा था कि क्या होता चाहिए, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हुआ है तो एक्चुअल में ऑकर होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट उसका कॉम्बिनेशन है, ऑकरेंस, राइट और ऑब्लिगेशन। कंप्लीटनेस, सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। क्लासिफिकेशन और अंडरस्टैंडेबिलिटी ट्रांजैक्शंस में अपन ने देखी थी। एक्यूरेसी और वैल्यूएशन ये हमने देखा था ट्रांजैक्शन में भी, और ये हमने देखा था एक्यूरेसी और वैल्यूएशन यहाँ पे भी। तो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में होता है, इसे कहते हैं बेटा असर्शंस। ऑडिटर को ये असर्शंस चेक कर। क्या हम मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं क्या? कोई ओरल इंक्वायरी में 101% ले सकते हो, पर ध्यान रखना मैनेजमेंट अगर आपको कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि हाँ मैंने बोला ये सही है, तो इसका मतलब ये नहीं उसके बेसिस पे तुम ऑडिट कंक्लूड कर दो। तुमको तुम्हारे प्रोसीजर्स लगाना है, चेकिंग करना है। जब तक खुद चेक नहीं करोगे तब तक कंक्लूड नहीं कर। बाकी अपन ने बोला है कंट्रोल्स और इफेक्टिवनेस ऑफ एब्सेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज आल्सो एन ऑडिट एविडेंस। ये अलग अलग तरह के अपन ने देखा प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे आप रैप, टीओसी, सब्सटेंसिव कैसे भी यूज़ कर सकते हो। नेचर टाइमिंग प्रोसीजर्स का क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन कब अवेलेबल है। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ ही समय अवेलेबल होती है, हर समय अवेलेबल नहीं होती है, कुछ पॉइंट पे ही अवेलेबल होती है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है इन्फॉर्मेशन डिलीट होती जाए। तो आपको समझना है हर आइटम को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के असर्शन को, और फिर देखना है कब कौन सी अवेलेबल है और उसको टेस्ट करना। ठीक है, तो अगर अपन असर्शंस का ही डिस्कशन कंटिन्यू करें तो कुछ होते हैं एक्सप्लिसिट असर्शंस और कुछ होते हैं इम्प्लाइड। एक्सप्लिसिट असर्शन का मतलब क्या होता है, जो स्पेसिफिकली गिवन है। जैसे 4 लाख का सिक्योर्ड लोन, तो इसका मतलब क्या है, हमें ये तो पता पड़ गया कि ये लोन हमने दिया है, हमारी बुक्स में असेट आ रहा है, इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी आई है। पर क्या नहीं पता पड़ा, लेंडर कौन है, सिक्योरिटी क्या है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है या लिया। अगर लिया है लोन तो लेंडर कौन है, सिक्योरिटी क्या है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये चीज़ अलग से आपको बताना पड़ेगी। तो इसके लिए बोलेंगे वी नीड एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स और असर्शंस ऑन दिस। आपको असर्शन समझ नहीं आया ना, तो आप उसको स्टेटमेंट समझ लेना। पर कुछ इम्प्लाइड होते हैं, जैसे कि अगर आपने बिल्डिंग लिखा है तो इसका मतलब वो बिल्डिंग आपकी है। इसका मतलब अगर आपने बुक्स में बिल्डिंग नहीं बताया तो ये असर्शन अपने आप में प्रूफ है कि आपके पास कोई बिल्डिंग खुद की नहीं है। ये लिखने की जरूरत नहीं है वी डोंट ओन बिल्डिंग, वो नहीं लिखा हुआ ही अपने आप में एक स्टेटमेंट। कई बार नेगेटिव असर्शन भी होते हैं कि नहीं है, जैसे वी डोंट हैव एनी कंटिजेंट लायबिलिटीज टू डिस्क्लोज, ऐसा भी हो सकता है। और कई बार ओवरऑल असर्शंस भी होते हैं। इनफैक्ट जैसे बैलेंस शीट और P&L में आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लोस देते हैं। अब दोस्तों इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइनल में ये आ चुका है, पिछले टर्म में, इंटर में आता रहेगा अभी, क्योंकि अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ, ऑडिट ट्रेल। ट्रेल पे मैं बाद में आता हूँ दोस्तों, पहले मैं ये बता देता हूँ, हालांकि अगला पॉइंट है, ऑडिटर सिर्फ वही इंफॉर्मेशन को यूज करेगा जो उसको लगता है रिलायबल और रेलेवेंट है। अगर उसे लग रहा है वो रिलायबल और रेलेवेंट है तो ही वो उस पर रिलाई करेगा, यूज करेगा, दूसरी को यूज नहीं करेगा।
बेटा मैं आपको एक ईमेल आईडी दे देता हूँ, उस पर मैसेज करके फटाक से पूछ लो क्या हुआ किताब का, क्यों नहीं आई अभी तक। ट्रैकिंग आईडी दिया होगा तुमको उन्होंने, उससे पता कर लो कि कहाँ पहुंची है। अरे बाबा, चलिए, इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। क्या हो गया यार इसे? ले बेटा, चले, तो नेचर, टाइमिंग और ऑडिट एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इज अफेक्टेड बाय सर्टेन थिंग्स। क्या है वो देखें। तो ये एक अलग से ही पॉइंट है, एक सेपरेट पॉइंट है, इंडिपेंडेंट पॉइंट है। इसमें ये बोला है कि हो सकता है कई बार मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट की मदद से कोई पर्टिकुलर ऑडिट एविडेंस गैदर किया हो। तो अगर ऐसा है कि एक्सपर्ट की मदद से ऑडिट एविडेंस गैदर हुआ है, तो क्या आप उस पर रिलाई करोगे? सबसे पहले ऐसे एक्सपर्ट को कहते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट मतलब मैनेजमेंट एंगेज्ड या एम्प्लॉयड एक्सपर्ट। एक्सपर्ट वो होता है जिसका अकाउंटिंग या ऑडिटिंग के अलावा किसी फील्ड में एक्सपर्टीज होता है। लॉयर हो सकते हैं, वैल्यूअर हो सकते हैं। तो अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी है, जैसे कि एक कंपनी ने हमारे अनलिस्टेड शेयर्स का इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करवाया एक एक्सपर्ट से, या मुथूट फाइनेंस नाम की कंपनी गोल्ड लोन देती है, तो वो सारी ज्वेलरी जो गिरवी रखते था लोग, उसके पास आके वो एक एक्सपर्ट से वैल्यूएशन कराता है, फिर लोन देता है। तब आपको चेक करता है कि भैया जो वैल्यूएशन है वो सही है या नहीं, और कंपनी ने लोन जो दिया है वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं। आप कैसे चेक करोगे? तो आपने एक्सपर्ट के ओपिनियन पे क्या सीधे रिलाई करता है? जो डिपेंड करेगा। सबसे पहले आप देखो मैटर कितना कॉम्प्लेक्स है, क्या आपके पास दूसरा कोई एविडेंस है, रिस्क कितना है। तो आप बोलोगे भैया कॉम्प्लेक्स है, मुझे तो आता नहीं है गोल्ड ज्वेलरी वैल्यू करना, और मटेरियल भी बहुत है क्योंकि कंपनी का बिजनेस ही गोल्ड लोन देना है, और रिस्क भी है क्योंकि वैल्यू अगर कम ज़्यादा हो गई तो पूरा लोन गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक्सपर्ट के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। तो हम एक्सपर्ट का काम देखेंगे कि उसको काम क्या दिया है। क्या कंपनी ने उसको ये बोला है कि भैया ये गोल्ड ज्वेलरी है इसको वैल्यू करो, या सिर्फ ये बोला है हमारे पास इतने ग्राम की ज्वेलरी आई है इसकी वैल्यू बताओ, और वो खुद चेक ही नहीं कर रहा है कि ये जो गोल्ड है ये रियल है नहीं है, बस कंपनी ने बोला रियल गोल्ड है इतने ग्राम का है तो वो वैल्यू बताओ, तो वो तो कैलकुलेटर पे हम ही निकाल ले। प्लस हम देखेंगे वो काम क्या करता है, अपने मन से करता है या उसके कोई बेसिस है, स्टैंडर्ड है। अगर ऐसा है तो एक्सपर्ट पे रिलाई कर पाए। आप ये भी देखो कि वो जो आदमी है एक्सपर्ट, वो मैनेजमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड है, एंगेज्ड है या एम्प्लॉयड है, इन्फ्लुएंस कितना है, क्योंकि ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा ना तो अपन उस पर रिलाई कम करेंगे। प्लस आपका खुद का नॉलेज कितना है। अगर आपको ही अच्छा नॉलेज है उस एरिया में तो आप अपनी मेहनत से ही चेक कर लो, क्यों एक्सपर्ट की मदद लेना है, इसके आधार पर डिसाइड करो। सेकेंड, अगर इंफॉर्मेशन इंटरनल है तो क्या उस पर रिलाई करना है। ये दो स्पेसिफिक स्पेशल पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पे, एक एक्सपर्ट, कौन सा, मैनेजमेंट का। एक ऑडिटर एक्सपर्ट भी होता है कि ऑडिटर को कहीं मदद लगती है तो वो एक्सपर्ट अपॉइंट करके उसकी मदद लेता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो फाइनल में पढ़ोगे। यहाँ से मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो इंटरनल ऑडिट एविडेंस पे रिलाई करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करेगा कि इंफॉर्मेशन कितनी सफिशिएंट है, प्रिसाइज है और आपके काम की। चलिए छोड़िए, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ऑडिट ट्रेल। व्हाट इज ऑडिट ट्रेल बेटा? इट इज अ डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन which will help you to investigate how a source document is translated into an accounting entry and inserted into financial statement. It is used as audit evidence to authenticate the transaction by the auditor. It helps to maintain a record of system user activity, who's done what, and is a sequential record which can be traced to source. ब्लॉकचेन अगर आप समझते हो तो वो ऑडिट ट्रेल के लॉजिक पे ही चलती है। बेसिकली ऑडिट ट्रेल होता क्या?
किसी भी चीज की अगर आपको तह तक जाना है तो आप क्या करोगे, आप देखोगे वो चीज क्या और उससे जुड़ी हुई सारी कड़ियों से आप एकदम नीचे चले जाओगे, कहां तक, तह तक, यानी उसके सोर्स तक। बस ये ट्रेल है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी ने एक परचेज बुक करी है जो हुई नहीं है पर उसका पेमेंट भी हो गया। मुझे बताओ एज एन ऑडिटर तुम क्या करोगे? सर हम उसकी पूरी ट्रेल वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करोगे? तो हम देखेंगे सर वो किससे माल खरीदा था और माल क्यों नहीं आया। अब तुम्हें अगर फ्रॉड लग रहा है ना तो तुम सिर्फ यही नहीं चेक करोगे, सब कुछ चेक करोगे। तुम सबसे पहले देखोगे कि अच्छा इस माल का पेमेंट हुआ है, ये माल कब आया था, आया तब रिसीव हुआ था तो हमारे स्टोर रिकॉर्ड में एंट्री हुई होगी। गेट हाउस फैक्ट्री हमारी, तो गेट पे रजिस्टर मेंटेन होता है, वहाँ पे एंट्री हुई होगी। तो जैसे हमारी कंपनी में, हमारी फैक्ट्री में आई लकड़ी, लकड़ी से हम क्या करते हैं, लकड़ी को फर्नीचर बनाते हैं। तो हमने देखा कि भैया हमारी फैक्ट्री में लकड़ी आई है जिसका पेमेंट हुआ है, पर एक्चुअल में वो लकड़ी आई नहीं। मैनेजमेंट बोल रहा है हमने प्रोडक्शन में यूज़ कर ली, पर एक्चुअल में वो परचेज ही नहीं हुई है, ये हमें डर है। अब आप कैसे प्रूव करोगे? तो आपको सब देखना पड़ेगा। तो आपको शुरू सोर्स पर जाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे यार ये वाली जो लकड़ी परचेज की है ये नहीं आई है, तो इसकी इनवॉइस देखते हैं। इनवॉइस हमें रिसीव कब हुई है, फैक्ट्री में गुड्स कब आए थे, ट्रांसपोर्टर कौन लेकर आया था, अनलोड किसने किया था, स्टॉक रिकॉर्ड में इसकी एंट्री है या नहीं है, परचेज ऑर्डर किसने रेज किया था, परचेज ऑर्डर भेजा किसने, सामने वाली पार्टी ने माल सप्लाई किया उसके पास क्या प्रूफ है, उससे एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो जब आप किसी पर्टिकुलर चीज की पूरी ट्रेल ढूंढने की कोशिश करते हो तो ये ऑडिट ट्रेल कहलाती है। क्या ये ट्रेल मेंटेन्ड होगी? हाँ ऑफ कोर्स होगी। ये सारी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन कंपनी की बुक्स में कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड होगी, तो उसे कहा जाता है ऑडिट ट्रेल। तो व्हाट इज ट्रेल? इट इज अ डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, मैनेजमेंट ने खुद ने बना रखी हो। इसे हम क्या करते हैं, इससे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं एक सोर्स डॉक्यूमेंट कैसे बुक्स में एंटर हुआ, रिकॉर्ड हुआ। इट इज ट्रांसलेशन ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट टू द बुक्स। यानी कि कैसे एक परचेज बुक्स में परचेज रिकॉर्ड हुई है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस टू ऑथेंटिकेट अ ट्रांजैक्शन। उसकी इंटीग्रिटी आप तभी प्रूव कर पाओगे जब आप पूरी उसकी ट्रेल चेक कर लोगे, तभी आप भी एज एन ऑडिटर आश्वस्त हो जाओगे कि चीज़ें ठीक है। इसमें सिस्टम्स यूजर एक्टिविटी का लॉग होता है, तो मालूम है परचेज ऑर्डर किसने बनाया उसका नाम होगा, गुड्स पे रिसीव किए फैक्ट्री में तो किसने रिसीव किया नाम होगा, स्टॉक पे किसने एंट्री करी है। तो अगर कंप्यूटर पे भी बन रहा है ना तो जिस यूजर आईडी से लॉगिन करके एंट्री की है ना उस यूजर का नाम आएगा, ताकि आपको फ्रॉड पकड़ना है तो आपको पता पड़ जाए कौन कौन लोग इसमें शामिल है। तो स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड है। चलिए, तो अगर एक सिस्टम में ऑडिट ट्रेल है तो ऑडिटर को कॉन्फिडेंस आएगा, वेरिफिकेशन में आसानी होगी, प्लस डेटा सिक्योर रहेगा। फायदा क्या है? आप वेरीफाई कर सकते हो, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, कंट्रोल्स बेहतर होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता पड़ेगी, कोई भी चीज़ आप रीबिल्ड करके देख सकते हो कैसी हुई होगी, प्रॉब्लम का रीज़न पता पड़ेगा सिस्टम जैसा चाहिए वैसा है या नहीं। लिमिटेशन क्या होती है ट्रेल की? एज इन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है दोनों चीज़ों में। एक तो सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा, प्लस डेटा एनालाइज करना। हालांकि ऑटोमेशन से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये ऑडिट ट्रेल क्यों इंपॉर्टेंट हुआ है दोस्तों? क्योंकि कंपनीज एक्ट ने अब कंपलसरी कर दिया है कि सारी कंपनियों के सिस्टम में अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो रही है तो ऑडिट ट्रेल मेंटेन होना जरूरी है। ये 1 अप्रैल 2023 से कंपलसरी हो गया और ऑडिटर को अब रिपोर्ट करना है कि ऑडिट ट्रेल मेंटेन हुई है या नहीं। तो दैट इज वाई ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, अब जब आप ऑडिट कर रहे हो तो आप कैसे आइटम्स को सिलेक्ट करोगे? तो पहली चीज बताओ कि आप 100% चेक करोगे या सैम्पलिंग करोगे? तो 3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है सब चेक कर लो। ये कब होएगा? जब बहुत रिस्की और बहुत कम आइटम। एक एक कुछ चेक कर लो, कुछ छोड़ दो कि भैया ये 2 चैप्टर छोड़ दिए बाकी सब कर लिए, और एक सैम्पलिंग कर लो जो अपन ऐसे 530 में डिस्कस करेंगे। तीनों एक्सेप्टेबल मेथड है, तीनों में कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये वाला मेथड सिर्फ तभी यूज हो पाएगा जब नंबर ऑफ आइटम्स कम है पर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और रिस्की बहुत ज्यादा है, या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम इतने बढ़िया हैं कि आपको 100% चेक करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारी कंपनी में 1000 फिक्स एसेट्स है पर सब हमारे पास एक्सेल में अवेलेबल है, उसका डिप्रिसिएशन कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है, डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओपनिंग।
क्या परसेंट लगा है, क्या परसेंट लगना चाहिए, डिफरेंस है या नहीं है। ये मतलब आपने 5-6 एक्सेल में ऐसे क्या किए, कैलकुलेशन किए और सारा डेप्रिसिएशन चेक हो गया, किसमें गलत निकला है, निकल के आ गया। तो ऐसे केस में भी 100% चेक पॉसिबल होगा। बहुत बढ़िया। सिलेक्टिंग आइटम्स, बहुत बढ़िया। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर कभी आपको इनकंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंस मिले या डाउट हो, डाउट मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने डेटर से कंफर्मेशन मांगा और उसने हमें भेजने की बजाय मैनेजमेंट को भेजा, या जिससे मांगा उसने नहीं भेजा, किसी और ने भेजा, हमने राइटिंग में मांगा, उसने ईमेल पे भेजा, तब हमें डाउट हो रहा है। और इनकंसिस्टेंट मतलब हमें दो अलग अलग सोर्स से अलग अलग एविडेंस मिल रहे हैं। डेटर बोल रहा है हाँ बैलेंस सही है, तो हम मालूम है कि मैनेजमेंट जो बोल रहा है, डेटर बोल रहा है, वो मैच हो रहा है। पर डेटर बोल रहा है बैलेंस कुछ और है, कंफर्मेशन मांगने में बुक्स पे कुछ और आ रहा है, तो ये इनकंसिस्टेंट है। तो अगर इनकंसिस्टेंट है आपका ऑडिट एविडेंस, या आपको अगर डाउट है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इसे रिजॉल्व करना है। तो हमें मॉडिफाई करने पड़ेंगे हमारे ऑडिट प्रोसीजर, और इसका इम्पैक्ट दूसरे एरियाज पे देखना है और डॉक्यूमेंटेशन करना है। यानी ऑडिट प्रोसीजर्स और लगाना पड़ेंगे, इसका इम्पैक्ट अदर एरियाज में देखना होगा, क्योंकि एक जगह गड़बड़ है तो दूसरी जगह भी हो सकती है। और चैप्टर 6 में डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ेंगे कि जहाँ भी इनकंसिस्टेंसी मिलती है, डॉक्यूमेंट करना होता है ऑडिटर को कि क्या डिफरेंट एविडेंस मिले और आपने कैसे डिसीजन लिया, सही क्या है गलत। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट अपन ने डिस्कस कर लिया। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अकाउंटिंग या ऑडिटिंग के अलावा के फील्ड में एक्सपर्टीज है, आप रिलाई कर सकते हो ऑडिट एविडेंस गैदर करने के लिए। पर रिलाई करना है तो ध्यान रखना उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी चेक करना, आदमी हो रिलायबल तो करना, प्लस आप ये देखना कि उसने क्या काम किया है और उसके काम को इवैल्यूएट करना, फिर रिलाई करना। आंख बंद करके रिलाई नहीं कर सकते। तो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कंपनी में ग्रेचुटी का एक्चुरियल वैल्यूएशन एक एक्चुरी ने कराया और ऑडिटर ने उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया और बोल दिया कि भैया ये वैल्यूएशन क्योंकि एक्चुरी ने किया और हमें तो ऐसे भी पता नहीं होता है ये सब कैसे होता है, ये टेक्निकल मैटर है, तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या ये चलेगा? हम बोलेंगे नहीं। बिफोर रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ऑडिटर शुड चेक his capability, competence, objectivity, understand his work, and then evaluate how he has done it by doing or checking his calculations, source data, assumptions, methods, and only then he should rely. चलिए, ऑडिट एविडेंस इवैल्यूएट कैसे करते हैं भाई? हमें क्या इतने इवैल्यूएट करना है कि हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए जिससे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें कि सब कुछ जो हुआ है वो सही हुआ है या नहीं। तो ज्यादातर ऑडिटर का काम ही यही होता है कि उसे ऑडिट एविडेंस ही इवैल्यूएट करने है कि वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है या नहीं है। कब तक? जब तक हमारा ऑडिट रिस्क लो लेवल तक ना आ जाए। दिस इज बेसिकली इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस। और इसी के साथ आपका किसका डिस्कशन पूरा होता है बेटा? दिस कंप्लीट्स योर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू SF 500। ही अपने आप में एक बहुत लेंदी स्टैंडर्ड है और एक रीजनेबली इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। आपको 101% इसके ऊपर मिनिमम एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, तय है। ना मिले तो वापस से एग्जाम देने चले जाना 4 महीने बाद। अरे सर क्या बोल रहे हो? सॉरी आना ही है, वैसे सवाल ही नहीं उठता, पावर बैच के बाद वापस एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। आज का हमारा पावर बैच रहा थोड़ा छोटा क्योंकि शुरू किया हमने थोड़ा सा लेट। और अब है आपके पास अमित भाई की क्लास, अगली आपकी कॉस्ट का रिविजन है, तो यू विल नीड अ 10 मिनट्स ब्रेक, सो दैट इज फाइन। आई वुड सजेस्ट कि अब अपन ब्रेक ले लेते। इनफैक्ट आप वो ब्रेक एंजॉय करिए ताकि हम अगले ये स्टैंडर्ड्स अगले सेशन से हैंडल कर सकें। थोड़ा सा ये पर्टिकुलर चैप्टर पूरा आगे का पढ़ के आइएगा ताकि हम इसको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के कवर कर सकें। एंड सी यू टुमारो, टाटा, सी यू, बाय। गोइंग बिफोर दैट, एनी डाउट्स इफ एनीबडी हैज, प्लीज टेल मी। आई होप आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। कल इंदौर शहर में एक बच्चा आया था, मिल के गया, ड्रोन चार्ट्स लेकर गया सेंटर से। मैंने नाम पूछा तो मैंने बोला यार चैट में तो तेरा नाम दिखता नहीं है। तो उसने कहा, बोले सर बस जब आप जाते हो मैं तब आता हूँ। बोले अपना बॉडी क्लॉक थोड़ा अलग है। तो अपन गया सर 9:30-10 बजे शुरू करते, और फिर अब बढ़िया स्पीड पे 1.5 आवर्स प्लस में बढ़िया देख लेते लेक्चर। ऑफिस चल रहा है, उसके बाद ऑफिस चले जाते।
तो हमारा टाइम अलग है। तब मुझे समझ में आया, ओके, बच्चे लाइव में इसका फायदा कम और ऑफलाइन में इसका फायदा ज्यादा उठा रहे। और कोई बात नहीं है बेटा, अपने को फायदा होना चाहिए। इससे हो रहा है या नहीं ये आप बताइएगा। चलिए, थैंक यू सृष्टि फॉर योर ग्रेशियस कमेंट। इसी के साथ आज का सेशन होता है खत्म। कृपा करके एक चीज का ध्यान रखिएगा जो कल मैंने उस स्टूडेंट को भी कही। दोस्तों, पावर बैच देखने से पहला फायदा ये हो रहा है कि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है कि आप डेली ऑडिट पढ़ रहे हैं। दूसरा फायदा ये हो रहा है कि जो आपको डर लगता है, उठाएंगे पढ़ेंगे क्या है क्या लिखा है ये नहीं समझ में आता है, वो सब समझ में आएगा। और तीसरा फायदा ये होता है कि आपको एक दिशा मिल जाती है, क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है, कितना ज्यादा पढ़ना है, कहाँ कब। पर ये पर्याप्त नहीं है एग्जाम क्रैक करने के लिए। उसके लिए जरूरी है कि आप इस पूरे को क्लास के बाद दोबारा रिवाइज करें और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें। आपने अगर फास्ट की क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो वो पूरी सॉल्व करें, नहीं है तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल और आरटीपी और एमटीपी के पिछले अटेम्प्ट के प्रिंट आउट्स, इतने बेर मिनिमम सॉल्व करें। क्वेश्चन बैंक ऑर्डर कर सकते हैं तो बेस्ट होगा। जब तक आप क्वेश्चन आंसर नहीं लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा, पर इस क्वेश्चन का आंसर ये है ये समझ में नहीं आएगा। आपको पता है, याद भी होगा रिवीजन के बाद, पर आपको यही नहीं मालूम पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में ये लिखना था और आप कुछ और लिखाओगे। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो ये क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस से दूर हो जाएगी। किसी ने कहा सर सब समझ में आ रहा है, रिटेन नहीं हो रहा है। बेटा, रिटेंशन के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? सेल्स, तो सारी चीजें खुद से पढ़ना पड़ेगी, कई बार पढ़ना पड़ेगी तो रिटेंशन आएगा। एक चीज ध्यान रखना, चैप्टर 1 चैप्टर 11 में रिटेंशन का इशू कम है, चैप्टर 2 और 3 में ज्यादा है, चैप्टर 4 में कम है, क्योंकि बहुत सारी चीजें लॉजिकली समझ जाओगे तो लिख पाओगे। तो हर चैप्टर में रिटेंशन का इशू नहीं है। जहां पर ज्यादा रिटेंशन का इशू है वहां ज्यादा रिविजन करो। तो ये एक प्रॉब्लम तुम्हारी इस तरह से सॉल्व है। चलिए, आज रीड करा, कल ऐसे लगता है सब न्यू है। इसका मतलब आप मार्किंग नहीं कर रहे हो, साइड में कीवर्ड्स नहीं लिख रहे हो, आप सिर्फ क्लास में सुन के जा रहे हो, सेल्फ मेहनत नहीं कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आएगी बेटा। एक बार तुमने क्लास में किया, ऐसा लगेगा तुमको पहली बार नया है। जब तुम उसे रिवाइज करोगे और हर 2-3 दिन में रिवाइज करोगे तो तुमको अपने आप लगने लगेगा कि नहीं यार, देखा हुआ है, याद भी आ रहा है, पहले से अब काफ़ी बेहतर। आज जो अपना टेस्ट पेपर है, मैं आपके साथ आज का टेस्ट पेपर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और वो टेस्ट पेपर आपको उसका सजेस्टेड आंसर फास्ट की ऐप पे आपको मिल जाएगा। फास्ट की ऐप पे कहाँ कैसे मिलेगा मैं आपके साथ टेलीग्राम पे वो भी प्रोसेस शेयर कर दूंगा। और एंड्रॉयड ऐप है, iOS पे नहीं है, और वो डाउनलोडेबल फॉर्मेट में नहीं होगा। सजेस्टेड आंसर आपको देख के बस मार्क करना होगा, समझना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपके टेस्ट इवैल्यूएट करके आपको हर पर्टिकुलर आंसर पे फीडबैक मिल जाए ताकि आप इम्प्रूव कर सको और अच्छे से, तो आप fastestseries.com पर जाकर या elearn.fast.edu.in वेबसाइट पर फास्ट की जाकर आप टेस्ट सीरीज, डिटेल टेस्ट सीरीज इंटर ऑडिट की ऑर्डर कर दे, जिसमें आपको 5+1 5 पार्ट टेस्ट और एक फुल टेस्ट मिलेगा। इससे आप ये सारे टेस्ट साथ साथ में दे के इवैल्यूएशन भी ले सकते। तो चैप्टर 1, 2 और 11 का टेस्ट पेपर मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज साथ में सेल्फ स्टडी करिए। क्लास के बाद कम से कम 3 घंटा दीजिए ऑडिट सब्जेक्ट को, मिनिमम 2 घंटा रिवीजन और 1 घंटा क्वेश्चन आंसर पे, और ऐसा रोज करिए। और जब भी रिवाइज कर रहे हैं तो पिछले दिन का भी करें, भले पिछले दिनों का ना करें। जिस दिन टेस्ट आ रहा है वो पूरा टेस्ट का सिलेबस करें। ऐसे मल्टीपल रिवीजन से कॉन्फिडेंस आएगा।